सितमगर नावल पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वो आज अपनी खाला के घर गए थे। गुलनाज बेगम ने अपने खूबसूरत रुझे भांजे को देखा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे। वो उनकी चौड़ी पेशानी पर बौसत देती गुलगीर और अश्कबार आवाज़ में गोया हुई। कैसी तबीयत है आपकी? उनकी भीगी आंखों से निगाहें हटाकर अल्तमश ने संजीदगी से पूछा। ठीक हूँ, लेकिन माजूर इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, गुलनाज बेगम ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा। अम्मा भी, सबसे बड़ी बीमारी मायूसी और नाशुक्री है। जो इंसान मायूस हो जाए वो पुरसुकून रह ही नहीं सकता। उन्होंने गुलनाज बेगम के कांपते हाथों पर आहिस्तगी से और नरमी से हाथ रखते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं आप, इंसान होना इसलिए मुझसे शिकवा फिसल गया, और इंसान तो होता ही खता का घर है। गुलनाज बेगम ने फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम की। आप गिलगित से वापस कब आई? वो बात गोल कर गए। 2 दिन पहले वापस आई थी। अशर से मैंने कहा था मेरे बच्चे से कहो मुझे अपना चेहरा दिखा कर जाए, अम्मा बी ने शफीक लहजे में कहा। जी, कल मुझे अशर ने बताया था और आज सुबह पंचायत की वजह से मसरूफ़ रहा, लेकिन अभी आपके हुक्म की तामील हो गई। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, उन्होंने मखसूस अंदाज में कहा। हसाम ने हमारे साथ ठीक नहीं किया अल्तमश। अम्मा बे की आंखें भीग गई। वो जानती थी कि उनका ये सख्तगीर और शफाक दिखाई देने वाला भांजा किस कदर हसास है। अल्तमश खटक के घनी बूझों तले अनाबिलब भिज गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बी। इस गमज़दा और अफसरदगी वाले माहौल में नगीन की सुरीली आवाज़ उभरी। अल्तमश खटक ने गर्दन घुमाकर नगीन की सिमत देखना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन गुलनाज बेगम अपनी व्हीलचेयर धकेलते नगीन की जानिब बढ़ी। वालेकुम सलाम गुड़िया, कैसी हैं? अम्मा बी ने उसके झुके हुए सर पर शफकत से हाथ फेरा। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अशर भाई ने देर लगा दी, वरना मैं कब का उड़कर आपके पास पहुंच जाती। नगीन की मधुर और खूबसूरत आवाज़ हाल में गूंज रही थी। नगीन मादाम, मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? और तुम तो चाहती यही हो कि कुछ भी करके तुम्हें कॉलेज से दूर रखा जाए। पढ़ाई करने से आपकी जान छूट जाती है। अशर ने शरारती लहजे में उसे चिढ़ाया, जिस पर नगीन ने उसे घूरी से नवाजा। अल्तमश खटक के चेहरे पर अजीब तासुरात थे, जिससे वो इस सबसे खौफ का शिकार हो रहा हो। तुम कब आए और मुझे बताया भी नहीं? अशर की नज़र अल्तमश खटक के वजूद पर पड़ी तो उसे खुशगवार हैरत हुई। थोड़ी देर पहले आया हूँ और अभी मुझे चलना चाहिए। मजबूत कलाई पर बंधी कीमती रिस्टवॉच पर निगाह डालकर वो उठ खड़े हुए। नगीन ने भी अल्तमश को अभी देखा था। नामहसूस अंदाज में वो अम्मा की पुश्त के पीछे छुप गई। तुम कहीं नहीं जाओगे? आज रात का डिनर तुम हमारे साथ कर रहे हो, बात ख़त्म। मैं कोई इनकार और अगर मगर नहीं सुनूंगा। अशर ने मस्ती रौबदार अंदाज अख्तियार किया। अशर, फिर कभी सही, आज मुश्किल है, वरना मैं तुम्हें खुद मौका नहीं देता इल्तिजा करने का। अल्तमश की मखसूस सपाट और भारी आवाज़ लाउंज में उभरी। अम्मा भी अब इजाज़त दें। वो झुककर अम्मा भी के हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम कर गोया हुआ है। अल्लाह की अमान मेरे बच्चे, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा आपको बगैर डिनर के वापस भेज दूँ, लेकिन अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो रियायत दे देती हूँ आज, अम्मा ने दोस्ताना अंदाज में कहा। खड़े होने के बाद उनकी निगाह लाशौरी तौर पर नगीन की सिमत उठी, लेकिन वो निगाह सिर्फ कुछ ही सेकंड थी। नगीन की खूबसूरत आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वो इन खूबसूरत आंखों में लिखी तहरीर को पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आज तक यही तो किया था, राय फरार वैसे बन गए जैसे नगीन का खूबसूरत और परी पेकर वजूद उनके सामने मौजूद ही ना हो। अपनी नाम नेहाद लातलकी का इजहार करते वो आगे बढ़ गए। नगीन ने चोर निगाहों से उनकी चौड़ी पुश्त को देखा, लेकिन तब तक वो कान से सेलफोन लगाए खारजी दरवाजे की सिमत बढ़ चुके थे। सदफ, मुझे अम्मा से फ़ोन पर बात करनी है। सादा सफ़ेद ड्रेस में मलबूस वो रेशमी बाल को पुश्त पर फैलाए सदफ के पास आई। थोड़ी देर पहले ही उसने शावर लिया था। उसके चेहरे पर मौजूद सर्दी अब बदम होने लगी थी। सामने पुरकशिश रंग, झील जैसी चमकदार गहरी आंखें, जिनमें बैक वक्त मायूसी नजर आती। आज उनमें माँ की याद की चमक झलक रही थी। साहब के कमरे में टेलीफोन है, आप उनके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ऐसे करने से आप अम्मा से बात भी कर लेंगे और साहब को मालूम भी नहीं होगा। सदफ ने झट से उसकी मुश्किल आसान की। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर वो अपने कमरे में आ गए फिर फिर क्या आगे? नादिया ने तो फिर नहीं, लेकिन सदफ ने ज़रूर झुर्झुरी ली थी। आप तब साहिब के कमरे में जाना जब वो कमरे में ना हो, सदफ ने जगमगाते चेहरे के साथ कहा। नादिया ने सदफ के जगमगाते चेहरे को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। कहने को सदफ और उसका रिश्ता कोई खूनी नहीं था, लेकिन बहुत कम अरसे में सदफ उसके दिल में बहुत करीब हो गई। उसने सदफ को अपने हिसार में लिया। सदफ बिदकी। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए प्यार आ गया था, नादिया ने धीमे लहजे में कहकर उसका गाल सहलाया। साहब आज मर्दान खाने में नहीं है, ज़रूर शहर गए होंगे। आप आराम से उनके कमरे में चली जाएं, और अगर उनकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो मैं आपको खबरदार कर दूंगी। आप फौरी कमरे से बाहर निकल जाना। सदफ ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर अपनी खूबसूरत बत्ती सी की नुमाइश करती अल्तमश फटक के कमरे की सिमत चल दी।
अस्सलाम वालेकुम जमील, क्या हाल है? वो हवेली से के मुलाजिम से फ़ोन पर बात कर रहे थे, पर उनके लहजे में ऐसा कोई अंसर ना था जिससे मतलब अख़ज़ किया जाए कि वो किसी मुलाजिम से महवे गुफ्तगू थे। वालेकुम अस्सलाम साहब, अल्लाह का एहसान मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जमील ने पुरअक़ीदत अंदाज़ में कहा। अल्लाह का शुक्र है। राहिम सियाल के मुतल्लिक़ कोई नई ताज़ा? वो सीधे अपनी मकसद की बात पर आए। साहब, कुछ दिन पहले मुझे कराची के निजी शॉपिंग मॉल के बाहर दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद उसकी बाबत कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हुई। जमील ने शर्मिंदा लहजे में कहा। अच्छा यार, तुम फ़िक्र नहीं करो, वो मिल जाएगा, उन्होंने गहरा सांस लेते हुए कहा। क्योंकि जमील और सदफ़ वो वाहिद लोग थे जिनके साथ अल्तमश नरमी से पेश आते। कुछ देर और हल्की फुल्की बातें करने के बाद वो राब्ता मुद्दका कर गया। उन्होंने तफ़ाखुरज़दा अंदाज़ में सेल फ़ोन गाड़ी की फ्रंट सीट पर फेंका, और क्योंकि राहिम सियाल की गुमशुदगी उनका सब्र आज़माने पर बज़िद थी। बड़ी हवेली पहुंचने पर उनका गुस्से में इजाफा हो गया, क्योंकि आज बड़ी हवेली का खारजी गेट खुला हुआ था और गार्ड भी अपनी जगह मौजूद ना था। लाला की सर लैंड क्रूज़र अपनी फुल स्पीड में हवेली के वसी गैराज में दाखिल हुई। सदफ़ तो कब से बेचैनी से लॉन्च में टहल रही थी। अल्तमश खटक को हवेली के अंदर दाखिल होते देख उसका दिल और वजूद लरज़ने लगा। लाला जी, आप क्यों आ गए? सदफ़ ने बेसाख्ता कहा। मर गई आज तो नादिया बीबी, सदफ़ उड़बड़ाई, लेकिन अल्तमश ना समझ आने वाली नज़रों से नूरी के फुकौते चेहरे को घूर रहे थे। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कंधों पर फैली शाल उन्होंने हाथों में ले ली थी, साथ ही सदफ़ पर उल्टी निगाह डालकर आगे बढ़ गए। जी साहब, मैं ठीक हूँ, सदफ़ ने थूक निकलते हुए कहा। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो, जाओ जाकर आराम करो कुछ देर, वो धीमे लहजे में गोया हुआ। नहीं साहब, मैं ठीक हूँ, आप यहीं पर सो जाए ना। लाला जी को सीढ़ियों की ज़िद पड़ते देख एक बार फिर अजीबोगरीब बात बोल गई, और जब सदफ़ को अपनी बात समझ आई तो उसने खुद पर दिल खोलकर मलामत की और साथ ही अपनी कैंची जैसी जल्दी ज़ुबान को कोसा। यहाँ सो जाऊँ, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? उनके सभी चेहरे पर बेजारी और नागवारी फैलने लगी। साहब, मुझे लगा आप थक गए होंगे तो इसीलिए कहा, सदफ़ मिनमिनाई। अगर थक गया हूँ तो कमरे के बजाय लाउंज में सोना शुरू कर दूँ? सदफ़ की बातों पर उनका दिमाग घूम गया, लेकिन फ़िलहाल वो सर झटकते सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चाय बनाओ, तब तक मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। उसका हुक्मनामा सुनकर सदफ़ झुझरी लेते किचन की जानिब मुड़ गई। नादिया के लिए वो मुसलसल दुआएं कर रही थी, जैसे उसे यकीन ना हो कि नादिया ज़रूर अल्तमश के हाथों ज़ाया हो जाएगी। नूरी ने दिल खोलकर खुद पर लान तान की थी, क्योंकि उसी की महान प्लान की वजह से नादिया इस वक्त इस भपरे शेर की सल्तनत में गई थी। दूसरी तरफ नादिया कमरे में आ तो गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अल्तमश खटक के कमरे को देख उसकी आंखें चकर चकर करने लगी। कितना इश्तियाक था उसे बड़ी हवेली को अंदर से देखने का, लेकिन जिन वजूहात की वजह से वो आज इस हवेली में मौजूद थी, ये तो उसने अपने ख्वाब में भी ना सोचा था। कुछ देर बाद गहरी सांस खींचती अपने मकसद में जुट गई। उस काम में भी एक और मुसीबत दरपेश थी। लाला जी के कमरे में मौजूद जदीद टेलीफोन को देखकर वो दंग रह गई। उसने आज तक कभी टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया। राहिम के पास छोटा सा मोबाइल था जिससे अक्सर अपने रिश्तेदारों से बात करती थी। बाद में उसने अपना मोबाइल ले लिया, और जिस दिन वो बड़ी हवेली रवाना हो रही थी उस दिन उसने अपना मोबाइल नाहिद बेगम के हवाले किया था, और साथ में ये भी कहा था कि जब उसे मौका मिलेगा वो नाहिद बेगम से रब्ता कर लेगी। होश की दुनिया में तो वो तब आई जब कमरे के बाहर उसे किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। उसका दिल धक धक कर रहा था। खौफज़दा निगाहों से उसने कमरे के बंद दरवाजे को देखा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ग्लास डोर को किसी ने धकेला था। एसी की कूलिंग के बावजूद वो पसीने से शराबुर हो चुकी थी। अल्तमश खटक ने शॉल को सोफे पर फेंका और खुद सोफे पर आरामदायक अंदाज में बैठ गए। साफ शफाफ पाँव की पेशावरी चप्पल से आज़ाद करने के बाद वो ड्रेसिंग रूम की सीट बढ़े, जब नादिया को देखकर ठिठक गए। वाह, सुबह की मुलाकात इतनी पसंद आ गई तुम्हें कि बेडरूम तक पहुंच गई। लम्हे भर को पूरा माजरा समझने के बाद अल्तमश दिल जला देने वाली शैतानी मुस्कुराहट अनाबी होठों पर सजाकर उसे तपाने के लिए बोले। वो मैं बस ऐसे ही आ गई थी, नादिया ने निडर अंदाज में जवाब दिया, हालांकि अपनी जवाबी कार्रवाई पर वो खुद भी हैरान थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? अब उनके लहजे में हल्की सी सख्ती भी घुल चुकी थी। आपने कहा था ज़ुबान दराजी से ग्रेज करूं, जबकि मैंने आज आपसे कोई ज़ुबान दराजी की ही नहीं है। वो भी नादिया थी, कैसे चुप हो जाती? चुप होना उसने सीखा ही ना था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ? उसकी बात को नज़रअंदाज करते वो नादिया की सिंध पड़ा। नहीं, आप इतना गुस्सा तो नहीं करते, बस उस दिन इतनी ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया था। नादिया ने दोबदो जवाब दिया, गोया वो अल्तमश खटक को शर्मसार करना जारी हो। चलो फिर आज थप्पड़ नहीं कुछ और देता हूँ। न जाने कि उनका लहजा मायने खेज होने लगा। वैसे तुम यहाँ इतनी आसानी से कैसे पहुँच गई? वो अजीब गंभीर आवाज़ में उसे इस्तफसार करने लगे। देखिए, मुझे जाने दें, मैं फिर कभी आपके कमरे में नहीं आऊँगी। आपकी बार नादिया ने लहजे में बेचारे की समोई कहा। मेरे ख्याल है 20 साल की तो तुम होगी। आस्तीन की कफनिक्स निकालते हुए लापरवाही से बोले। जी? नादिया ने बेसाख्ता उनकी सिम देखा, जैसे पूछ रही हो कि आपके सवाल का मतलब क्या है।
क्या जी, तुम्हारी उम्र की बाबत पूछ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी उम्र कम ही लगती है, लेकिन फिर भी हर जगह दादी अम्मा बनने का शौक क्यों है तुम्हें? इस बार उनका लहजा पुरस्कार और बेचैनी लिए हुआ था। नादिया अपने रेशमी बालों को आंचल में छुपाते हुए सर झुका गई। मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ अब। उसने नाक चढ़ाई। वो तो मैं भी समझ गया हूँ कि तुम जितनी मासूम लगती हो उतनी हो नहीं। ये कहते हैं तुम कटा कफलिंग्स रखने के लिए ड्रेसिंग टेबल की सिमट चुके। नादिया का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। वो ऐन ड्रेसिंग टेबल के सामने ही तो खड़ी थी। अल्तमश खटक ने उसके सुनौने पुरखशी चेहरे को एक नज़र देखा, फिर जैसे निगाह हटा गए, जैसे अगर ज़्यादा देर वो नादिया के चेहरे को देखते रहते तो ज़रूर गुनाहगार ठहराए जाते। ग्लास डोर नॉक हुआ और सदफ की कंपते आवाज़ उभरी। अल्तमश खटक की तवज्जो भी अब सदफ की जानिब मबज़ूल हो गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से नादिया की तरफ से गाफिल नहीं हुए थे। पर नादिया ने जब देखा कि अल्तमश का ध्यान बढ़ चुका है तो मुर्दा कदम उठाते ग्लास डोर की सिमट पड़ी। कुछ कदम उठाने के बाद गोया उसके पाँव को मजबूत बेड़ियां जकड़ चुकी थी। उसका पूरा वजूद कांप उठा। अल्तमश खटक की ज़ेर निगाहों ने उसे राह फरार इख्तियार करते देखा तो बेसाख्ता उसकी मरमरी हाथ को अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया, जबकि उनकी गिरफ्त इतनी सख्त और बेरहम थी कि नादिया की जान फना होने लगी। खौफ और दहशत के तासुरात उसके चेहरे पर आया होने लगे। सदफ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके चेहरे पर काटदार निगाह डालकर वो सदफ से गोया हुआ। जी साहब जी, वो कहते हुए वापस मुड़ गई। कहाँ जा रही थी? उसकी मरमरी और नरम नाजुक कलाई पर गिरफ्त सख्त करते वो जहरखंद लहजे में इस्तफसार कर रहे थे। आपसे मैं माजरत कर तो चुकी हूँ, आइंदा नहीं आऊँगी आपके कमरे में। वो भी जवाब तैयार किए हुए थे। लेकिन वो बात तो गुजर चुकी है ना। मैंने सिर्फ बेसमेंट से आज़ादी दी थी। पूरी हवेली में सैर सपाटे करने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? वह नादिया को बेड पर फेंकते हुए कर रहा है। हाँ, लेकिन आपने ये भी तो नहीं कहा था कि हवेली में चहलकदमी नहीं कर सकती मैं। गया उसने अल्तमश को एक कसूरवार ठहराया। अल्तमश खूनखार निगाहों से उसे सरता पैर घूर रहे थे। नादिया का बेधड़क अंदाज देखकर वो गम रह गए। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? उसकी तरफ बढ़ते अल्तमश ने खासी मानी खेजी से कहा। उनके सपाट चेहरे और शैतानी मुस्कुराहट तारी थी उनके चेहरे पे। नहीं, नादिया ने फ़ौरन नफ़ीमत से हिलाया। अल्तमश जो वार्डरोब से अपने लिए शलवार सूट निकाल रहे थे नादिया की बात सुनकर ठिठके। तुम्हें हर बात पर बहस करने की आदत है? नागवाई से नादिया को देखने के बाद वार्डरोब का पार्ट जोर से बंद कर चुके थे। बहस कहाँ कर रही हूँ? वो मुँह फुसौड़ कर बोली, साथ ही बेड से उठ खड़ी हुई। देखो लड़की, जितना हो सके यहाँ से जल्दी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे दिमाग घूम जाए मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूँ। वो झुंझला ही तो गए थे। मैं जानती हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से गई नहीं तो आप फिर से थप्पड़ जड़ देंगे। नादिया ने इस्तज़ाइया लहजे में कहा और बेड से उठ खड़ी हुई। अल्तमश सीने पर बाजू लपेटे ऑफ वाइट कपड़ों में खासे पुरकशिश और जाज़ब लग रहे थे। सिर्फ एक थप्पड़ तुमसे भूला नहीं जाता। मैं बहुत कोशिश के बाद तुमसे वैसी सलूक करने से जनाब बरत रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी गस भर की ज़ुबान कंट्रोल नहीं होती। नादिया जो ग्लास डोर खोलने लगी थी अल्तमश की फनकार सुनकर जम सी गई। किसने रोका है आपको मुझसे वैश्याना सलूक इख्तियार करने से? मैं तो खुद को हर सर्द गर्म हालात के लिए तैयार करके आई थी। नादिया ने झुके सर के साथ अल्तमश को जवाब दिया। सही किया, क्योंकि मैं वैशी हूँ और मुझसे कभी अच्छाई की उम्मीद भी मत रखना। नादिया का हाथ वैश्याना अंदाज में थामकर वो ग्लास डोर खोलने लगे और साथ ही नादिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सर झटकते सोफे की सिर्फ बढ़ गए। न जाने क्यों आज सुबह से उनकी तबीयत काफ़ी बोझल थी। उनका आधा दिन कब्रिस्तान में गुजर गया था। वो शाम के साथ बातें ऐसे कर रहे थे जैसे उनके रूबरू बैठा हो वो और अल्तमश के हर सवाल का जवाब भी दे रहा हो। ऊपर से नगीन को देखने के बाद वो खौफ का शिकार थे। नगीन की आंखों में अपने लिए छलकती पसंदीदगी देखने के बाद वो तूफान की जिद में थे। नादिया ने बारीक बीनी से उनके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखा था। नादिया के वजूद में कोई जंबिश तक नहीं हुई। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा बहुत शुक्र करूँगा कि ख्वाब में भी मुझसे पनाह मांगोगी। नादिया को यूँ पत्थर की मूरत बने देख वो तफाखुर सदा और बेबस अंदाज में धाड़े। उनके हलक तक करवाहट घुल गई थी। नादिया ने उनकी नफरत भरी फरिकार सुनी तो गड़बड़ाकर वहाँ से डोल गई। नादिया बीबी, आप खैरियत से है ना? साहब ने ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया? वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली वैसे ही सदफ उसके सर पर आ टपकी। सदफ बेचारी भी हवास बाख्ता दिखाई दे रही थी। हाँ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। मुझे कुछ देर अकेले रहना है सदफ, फिर बात करेंगे इस मौजू पर। वो सपाट लबो लहजे में कहती लाउंज से चली गई। सदफ ने बेचारगी से उसे आंखों से ओझल होते हुए देखा। अशर बड़ी हवेली पहुंच चुका था। गार्ड्स ने अशर की गाड़ी देखी तो फ़ौरन हवेली का गेट खोल दिया। उसकी गाड़ी आहिस्तगी से सारंगी मार्बल पर फिसलती हुई गैराज की सिमत बढ़ गई। आंखों से सनग्लासेस हटाता वो लॉन अबूर करता लॉन्च की सिमत पड़ा, लेकिन सरसब्ज़ और वसी लॉन में किसी अजनबी लड़की को देख अशर ठिठक गया। पहले उसकी निगाह में उलझन दायरा आई और आखिर में जो जज्बा उसकी आंखों में छलकने लगा था वो बेयकीनी और हैरानगी का था।
वो नादिया की गंदमी, शफाफ और कशिश चेहरे को बगौर देखने के बाद पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसके साथ अल्तमश ने निकाह किया। लेकिन फिलहाल वो लॉन्च की सिमत बढ़ गया। उसका रुख अल्तमश के कमरे की जानिब था। ग्लास डोर नॉक करने के बाद उसने अल्तमश की आवाज़ सुनने की ज़हमत नहीं की, बल्कि ग्लास डोर धकेलता वो शाहाना कमरे में दाखिल हुआ। उस आलीशान कमरे का मालिक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल सेट कर रहा था। उजली रंगत, मगरूर, खड़ी नाक और खूबसूरत नैन नकोश समेत वो पुरकशिश और वजीहा लग रहा था। लेकिन जो चीज़ उनके चेहरे पर सबसे ज़्यादा सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराती थी वो थी लाला जी की घनी हुई खूबसूरत सी तराशी गई मूछें। तुम तो मंजर से ही गायब हो गए हो यार, अशर ने सोफे पर जगह बनाते हुए कहा। गायब नहीं हुआ, लेकिन आप जनाब की तरह वेला नहीं हूँ, तुर्की ब तुर्की जवाब आया। अशर ने पहलू बदला। तुम कभी सीधे मुँह बात कर सकते हो या नहीं? मेरी ज़ाती राय यही है कि ऊँट को रिक्शे में बिठाना और लाला जी के मुँह से नरम और धीमा लहजा सुनना एक ही बात है, और यकीनन ये दोनों चीज़ें तो ख्वाब में मुकम्मल हो सकती हैं। अशर ने सोफे पर नीम दराज होते अपने ख्यालात का इजहार किया। कितना फजूल बोलते हो यार तुम। अल्तमश ने गोया उसकी बात को संजीदा ही नहीं लिया। नीचे लॉन में आपकी बीवी साहिबा को देखने का शर्फ हासिल हुआ मुझे। अशर ने शरारती जांचती निगाहों से उन्हें देखा और साथ ही अपनी शरारती कहके को दबाया। लेकिन सामने वाला इंसान अगर कोई रद्दमल देते तो फिर वो अल्तमश खटक कैसे होते। वो इंतहाई खूबसूरती से अपने तासरात छुपा गए। वो मेरी बीवी होगी दुनिया की नज़र में, मेरी नज़र में मेरे भाई के कातिल की बहन, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने गैर संजीदा लड़के हो कि इस फ़र्क को समझ नहीं सको। उन्होंने काटतार नज़रों से अशर को घूरते हुए कहा, जैसे कह रहे हो कि तुफ है अशर खान। अशर खटक तुम पे कि तुम हसाम के कातिल की बहन को इतनी अहमियत दे रहे हो। सॉरी अगर मेरी बात तुम्हें हर्ट कर गई हो तो। अशर ने फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम की। क्योंकि मैं हसाम का कोई जिक्र नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी मौत के पीछे पोशीदा हक़ाइक़ को फरामोश कर गया हूँ। हसाम की गैरमौजूदगी मुझे खुद को ख़त्म कर देने पर मजबूर करती है, पर हमारे मज़हब में खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। अब मुझे बेमकसदी सही लेकिन ज़िंदगी को गुजारना है। सांस रोके वो अपनी बात मुकम्मल कर गए। लहजे में ठहराव और सब्र नुमाया था। मैं जानता हूँ और हम सब में से कोई भी हसन की मौत को अचानक कबूल नहीं कर सका। अशर ने उनके मजबूत चौड़े शाने पर हाथ रखे, गोया उन्हें तसल्ली देना चाहता हो कि सब सब भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने महज गहरा सांस खारिज किया और खिड़की की पट की। अल्तमश की निगाह लॉन के वस्त में गई। वो नीम पागल सी लड़की गायब दिमागी से इधर उधर टहल रही थी। उनकी गहरी नज़रों की तपिश थी जिसकी वजह से नादिया ठिठकी। चौंक कर उसने अपने अतराफ में तायराना निगाह दौड़ाई। अल्तमश खटक की निगाहों में नादिया को देखने के बाद जो नफरत और हकारत नमूदार हुई थी, उसे देखने के बाद तो कोई भी दम बखुद रह जाता। नफरत, शोलाबार, सफाकी और आखिर में बेबसी जैसे जज्बात उनकी शतरंग आंखों में लहरा रहे थे। लेकिन तब तक नादिया की निगाह अल्तमश खटक की सिमत उठ चुकी थी। वो गंग से अल्तमश को देखने लगी, बेकार पलकें झपकाए, बेकार सांसें ली। वो हुनकों की तरह उन्हें देख रही थी। अल्तमश खटक ने नागवार निगाह उसके वजूद पर डाली और खिड़की पर खूबसूरत और कीमती पर्दे गिराकर खिड़की से हट गए। नादिया ने सर सांस खींची और मुर्दा कदम उठाती आगे बढ़ गई, जैसे वो खुद भी अल्तमश की लतालगी से उकता गई हो। आज शाम को मम्मी के साथ हवेली पहुंच जाना, रात का डिनर साथ करेंगे। उनकी गंभीर आवाज़ कमरे में उभरी। हमारे साथ आजकल एक और नफूस भी रह रहा है अल्तमश। अशर ने न जाने उन्हें क्या पावर कराना चाहा, पर अल्तमश के चेहरे के तासरात बैक बदले। उनकी सभी पेशानी पर बल पड़ने लगे। वो भी आ जाएं, मेरे लिए हमेशा से इज़्ज़त की मुस्तहिक रही हैं वो। अल्तमश खटक ने लापरवाही से कहा। उसका इशारा नगीन की तरफ था, क्योंकि वो अशर की ज़ोमेनी बात का मफ़हूम समझ चुके थे। बचपन से उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ लिया गया है लाला, अशर ने मज़ीद कहा। मुझे इस चीज़ का इल्म है, लेकिन हसाम को इल्म नहीं था, वरना जितनी जल्दी से थी मेरी शादी को लेकर, कब का वो मेरी शादी करवा चुके होते। उनके नाबिल लबों पर गोया ज़ख्मी मुस्कुराहट रेंग रही थी। गोया आज ये तय था कि हसाम की याद उन्हें पल पल बेमौत मारेगी। तुमने उसे क्यों नहीं बताया लाला? अशर ने उलझन अवेज नज़रों से उन्हें देखा। अशर को जब अल्तमश पर प्यार आता तो उसे लाला ही कहकर मुखातिब करता, क्योंकि अल्तमश अशर से 4 साल बड़े थे। मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता था, और मैं चाहता था हसाम की शादी पहले हो और इस शादी को सालों तक याद रखा जाए। मैं उनकी शादी को आइडियल बनाना चाहता था। सिगरेट और लाइटर को साइड टेबल से उठाते हुए वो ज़ब्त के आखिरी हदूद को छू रहे थे। अल्तमश ने होठों के बीच सिगरेट रखा और लाइटर से सिगरेट को सुलगाने लगे। ये जो तुम हर वक्त सिगरेट फूंकते रहते हो, तुम्हारा अंदर जलाकर राख कर देगी, अशर ने नागवारी फ़िक्रमंद अंदाज में कहा। अगर सिगरेट फूंकना छोड़ दिया तो तब मर जाऊंगा। मेरे अंदर का गुबार इस धुएं में खारिज होता है मिस्टर अशर, उन्होंने सिंगल सोफे पर बैठते हुए इस्तेज़ाइया लहजे में कहा।
हमारे ख़ानदान में 2 शादी करने वाले मर्द को सराहा जाता है और तुम तो कबीले के सरदार हो, इसलिए तुम पर ही दबाव ज़्यादा डाला जाएगा। क्योंकि राहिम की बहन को हमारे ख़ानदान में कभी भी वो मकाम नहीं दिया जाएगा जो मकाम नगीन को मिलेगा। वो लड़की खून बहा में आई है और ये बात मुझे भी अच्छी से समझ आ रही है, अशर ने रसानी से कहा। दूसरी शादी मेरे बाबा ने नहीं की थी। इस कबीले की रवायत से बारात होकर उन्होंने अम्मा जान को इज़्ज़त बख्शी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे उस लड़की से कोई हमदर्दी है, लेकिन फिर भी मुझे कोई शौक़ नहीं दूसरी शादी करने का। वो बात को समेटते टोक अंदाज में बोले। लेकिन अंकल की ख्वाहिश थी कि तुम नगीन से शादी करो, और हकीकत पूछो तो मैं भी तुम्हें सारी ज़िंदगी यूँ सिगरेट पे फूंकते और खुद साख्ता तन्हा ज़िंदगी बसर करते नहीं देख सकता। अशर ने इस बार खौफके से उन्हें देखा। जब बाबा ने ख्वाहिश का इजहार किया था तब हालात कुछ और थे। तब मैंने उनके सामने भी खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि मैं कभी उनका हुक्म नहीं टाल सकता। लेकिन बाबा की वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी और हालात एक से नहीं थे। मेरी ज़ात तो हसाम की परवरिश के पीछे दबकर रह गई, और मुझे खुशी होगी अगर नगीन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। खिड़की की सिमत देखते हुए धीमे मगर बिखरे लहजे में कह रहे थे। अशर इस बार खामोश रहा। अल्तमश ने उसे लाजवाब कर दिया था, और अल्तमश के माजी को अशर मज़ीद कुरेदना नहीं चाहता था। शाम को पहुँच जाना वक्त पर, मैं इंतज़ार करूँगा, और नगीन को भी ले आना। किसी भी और ताल्लुक़ से पहले वो मेरी कज़न है, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये कहकर वो उठ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हो? अशर ने पूछा। मर्दान खाने जा रहा हूँ, वहाँ आज बैठक थी गाँव वालों के साथ। तुम चल रही हो क्या? वह तफसील बताने के साथ अशर से भी इस्तफसार कर रहे थे। नहीं, तुम जाओ, मैं चलता हूँ, अब शाम पहुँच जाऊँगा फिर। अशर ने किचन में टेलीफोन उठाते हुए कहा। ठीक है। अल्तमश ने कंधे उचकाए। सुबह से मौसम खासा खुशगवार था। लान में बेमकसद चहलकदमी करते उसके नरम पाँव शल होने लगे, लेकिन वो तीखे पाँव को इस दर्द से निजात देने का इरादा रखती ही ना थी। आज शाम कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुझे तुम कमरे से बाहर नहीं नजर आना। न जाने वो कब और किस वक्त उसके इतने पास आ गए कि नादिया कर एक कदम और आगे बढ़ाती तो उसका सर ज़रूर अल्तमश खटक के चौड़े शाने से टकरा जाता। वो सर पटाकर अपनी जगह से पीछे हुई और सामने खड़े उस वजीह और खूबरू मर्द को देखने लगी, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह लातालकी और जहरखंद तासरात छलक रहे थे। कोशिश करूंगी कमरे में ही रहूं। सीने पर बाजू लपेटते उसने बगौर अल्तमश को देखा। तुम्हें मैंने कहा है किसी भी सूरत मेहमानों के सामने नहीं आना, तो इसमें कोशिश नाम की कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं। और इस बार अगर तुमने अपनी सादगी के चक्कर में मेरी बात को संजीदा नहीं लिया तो किसी सूरत भी मेरे कहर से निजात नहीं हासिल कर सकोगी। अल्तमश ने सख्त और शफाक लहजे में उसे बावर कराया। नादिया के फूले हुए रुई जैसे गाल पर मुस्कुराहट के फूल खिल उठे। अल्तमश को उसकी बेमकसद मुस्कुराहट का वजह समझ नहीं आई, लेकिन वो नादिया की मुस्कुराहट देखकर झुंझलाए ज़रूर, और नादिया को इतनी अजियत देना चाहते थे कि वो कम से कम अल्तमश के सामने कभी खिलखिला न सके। वो नादिया की मुस्कुराहट को मधुम करने के इरादे से जार जनान अंदाज में नादिया के करीब गए। नादिया की कलाई को दबोचने के साथ उसे अपनी तरफ भी खींच चुके थे, लेकिन तब तक अशर को लाउंज के दरवाजे पर खड़े देख उन्हें नादिया को खुद से दूर धकेलना पड़ा। नादिया को समझ नहीं आई कि अल्तमश ने ये सब क्यों किया है। उसकी कलाई पर अल्तमश की वहशी गिरफ्त के निशानात सख्त हो चुके थे, लेकिन वो नीम पागल लड़की उसकी पुश्त को आखिर तक घूरती रही, जैसे इस जालिम और शफाक इंसान के अंदर छुपे मकसद को भांप सके। अल्तमश की सर्द मोहरी और वहशियाना रवैया उसकी रूह को मसख करने लगा हर गुजरते दिन के साथ। कलाई को उसने तासुब से घूरा और अशर को नज़रअंदाज करती हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। अजीब शख्स है ये भी, वो बुड़बुड़ाई, लेकिन अल्तमश खटक ने उसकी सरगोशी बखूबी सुनी। गर्दन घुमाकर एक तिखी निगाह नादिया पर डालते मर्दान खाने की सिंध पड़ गए। नादिया ने दूर उफक में एक नाराज से निगाह दौड़ाई, जैसे अपने रब से शिकवा कर रही हो, लेकिन फिर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। नादिया दोपहर से सदफ को हवास फाख्ता देख रही थी। सदफ के वो खोदे चेहरे पर खोजती निगाह डालकर वो गोया हुई। तुम इतनी खौफजदा किससे हो? मैं कब से देख रही हूँ तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही। किचन के वस्त में खड़ी नादिया ने सदफ को घूरा। सदफ जो सिंक के सामने गुमसुम खड़ी थी, उसकी मधुर आवाज़ सुनकर होश में आई। बीबी जी, शाम अम्मा भी आ रही हैं, तो इसलिए मेरा दिल घबरा रहा है। वो बड़ी सख्त गुस्से वाली हैं औरत हैं, सदफ ने रूहान से लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तुम अल्लाह पर छोड़ दो और खुश असलूबी से अपने काम में जुट जाओ और पूरी मेहनत के साथ खाना बनाने लग जाओ। वो धीमे लहजे में सदफ को समझाने लगी, क्योंकि सदफ का जर्द चेहरा देखकर वो झुंझलाने लगी थी। ठीक है जी। सदफ ने भी इस बात में सर हिलाया और प्याज काटने लगी। अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं मदद कर दूँगी। वो फिर से नरम लहजे में गोया हुई। नहीं बीबी जी, आप क्यों करेंगे काम, मैं खुद ही निपटा लूँगी सब। सदफ ने मखसूस लबो लहजे में जवाब दिया तो वो चुप सी हो गई। मर्दान खाने में कुछ वक्त गुजार कर वो हवेली वापस आ गए थे। कुछ देर में अम्मा भी पहुंचने वाली थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई गड़बड़ हो। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही लाशोरी तौर पर उन्होंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, पर नादिया उनके आसपास होती तो उन्हें दिखाई देती।
लेकिन वो तो उनके हुक्म की बात न जाने कहाँ किस कोने में छुप गई। अल्तमश के दिल में सुकून उतरा कि नादिया अब उसके सामने नहीं आएगी और ना ही उसके सब्र को आजमाएगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में मुड़ गए। कुछ देर बाद वो ऑफ वाइट शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन चादर कंधों पर फैलाए अपने कमरे से बाहर आए। साथ ही सेलफोन को कान से लगाए वो अशर से कॉल पर बात कर रहे थे। दिल फरेब परफ्यूम की महक 400 फैलने लगी। सीढ़ियाँ फैलाते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। अब उनके कान से सेलफोन हट चुका था। सब कुछ तैयार है सदफ? वो सदफ से मुखातिब हुए। जी साहब जी, सब कुछ तैयार है, पर चाय रहती है, आखिर मैं बना दूंगी, सदफ ने बेसाख्ता कहा। और उसके इस तराब सता और चेहरे को देखकर उन्हें अफसोस हुआ था। इतने साल हो गए हैं तुम इस हवेली में और आज तक अम्मा भी की आमद तुम्हें लड़ने पर मजबूर कर देती है। वो उसे रसान से समझाने के साथ साथ झिड़क भी रहे थे। सदफ ने सर झुका लिया, जिस पर अल्तमश नफ़ी में सर हिलाकर ड्राइंग रूम से लॉन की सिमत बढ़ गए। अम्मा भी समेत अशर और नगीन बड़ी हवेली पहुंच चुके थे। अल्तमश ने अम्मा भी के हाथों पर शाइस्तगी से बोसा दिया और अल्तमश की हरकत में अम्मा भी की आंखों की कोशिश नम हुए। जीते रहो सदा, शाद और आबाद रहो। अम्मा भी के लहजे में करब, शफकत और बेबसी छलक रही थी। इसके बाद वो नगीन की तरफ मुतवज्जो हुए। अस्सलाम वालेकुम, ठहरे हुए लहजे में अल्तमश ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। नगीन ने एक नज़र उनके मर्दाना वजाहत को देखा, जिस पर हमेशा की तरह अल्तमश ने नजरें चुराईं। सब लोग ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। अम्मा भी की व्हीलचेयर को स्टैंड से थामे वो लॉन्च में दाखिल हुए। नगीन बार बार अल्तमश खटक पर एक जोर से निगाह डाल लेते, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नगीन की मौजूदगी को फरामोश किए हुए थे। अम्मा भी और अल्तमश मुसलसल आपस में महवे गुफ्तगू थे। अशर भी सामने वाले सोफे पर बैठा अपनी बुराइयां सुन रहा था। बकौल अम्मा भी के अशर संजीदा इंसान नहीं, और ना ही अशर कभी अल्तमश की तरह संजीदा, सुलझा और समझदार इंसान बन सकता है। अशर को अम्मा बी की बातों से बेचैनी हो रही थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अम्मा बी की बात को रद्द करना गोया अपनी इज्जत अफजाई खुद करवाने के मुतरादिफ था। खाना लग चुका है मेरे ख्याल है। अशर की घोड़े को मद्देनजर रखते अल्तमश ने अम्मा बी का ध्यान खाने की जानिब मबसूल कराना चाहा, जिसमें वो कामयाब रहे। ठीक कह रहे हैं आप, रिस्क को कभी इंतजार नहीं कराना चाहिए। अम्मा बी ने फ़ौरन तायद की और सब लोग ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। सदफ बेचारी की तो जान जैसे सोली पलट गई थी। अम्मा बी के आगे खाने की लवाजमात पेश करते उसके हाथ कांप रहे थे। अल्तमश ने एक सख्त निगाह उस पर डाली। सदफ की कुछ हिम्मत बंधी। अशर मुकम्मल तवज्जो के साथ खाना खा रहा था। अलबत्ता नगीन ऐसे बैठी थी जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। खाना खामोशी से खाया गया। अशर ने बिरयानी के साथ रच कर इंसाफ किया, जबकि अम्मा ने सिर्फ लजीज खीर पर इक्तफा किया। नगीन, तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही? अम्मा ने उसे डपटा। अम्मा भी खा तो रही हूँ, वो धीमे और नरम लहजे में बोली। अपने लहजे की तरह वो खुद भी काफ़ी सुलझी और मासूम थी। किसी किस्म की गलत बात उसके अंदर मौजूद ना थी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर ज़रूर गलत थी। वो था अल्तमश खटक से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करना, और ये चीज़ उसके बस में ना थी। कम उम्र में ही उसके सादा और हसीन दिल में ये बात डाल दी गई थी कि अल्तमश की शादी नगीन के साथ होगी, और पूरे ख़ानदान में जितनी भी लड़कियां थीं सभी अल्तमश की रोब और वजिया शख्सियत पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहती। ऐसे माहौल में अल्तमश के साथ हमेशा से नगीन को जोड़ा जाता। नगीन के लिए जैसे सोने पर सुहागा था, और बचपन से ही वह सादा और नफीस तबीयत की मालिक लड़की अल्तमश को अपनी कुल कायनात तस्वर करने लगी। ठीक से खाना खाओ, वैसे भी इतनी दुबली पतली लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। एक हमारा दौर था जब हम सब इस मुकाबले में रहती थी कि फ़लाँ से ज़्यादा सेहतमंद मैं होकर दिखाऊंगी, लेकिन आजकल के दौर में तो लड़कियां खास खाने पर मजबूर हैं। अम्मा भी अपनी आदत से मजबूर थी, तो जो उनके मुंह में आता गया वो कहती गई। नगीन का चेहरा खिफत के मारे सुर्ख पड़ चुका था जब अशर ने अम्मा भी को ठंडा करना चाहा। अम्मा भी क्यों बेचारी को डांट रही हैं? इसके माँ बाप भी डर नहीं हैं, वो रो देगी, अशर ने शरारती लहजे में कहा, जिस पर नगीन के लबों पर गुलाबी तबस्सुम बिखरा। अल्तमश ने बातों में इतना हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो नगीन की तरफ गलती से भी देखना नहीं चाहते थे। अम्मा भी उसे सेहत पर लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद नगीन बोझलपन महसूस करने लगी। सदफ, चाय बना दो सबके लिए। खाना खाने के बाद अल्तमश अपनी नशिश से उठ खड़े हुए और साथ ही सदफ को हुक्म दिया। और उस बात में सर हिलाकर किचन की सिमत चल दी। बाकी सब ने फिर उसे ड्राइंग रूम में महफिल जमाई। अम्मा भी की चादर पर खीर गिर गई थी, जिसे साफ़ करने के लिए वो गेस्ट रूम की सिमत बढ़ी। नगीन इस तरह भी कैफियत में थी। अल्तमश ने सजरी निगाह उसके वजूद पर डाली तो उन्हें खुद भी नगीन का यह खामोश रहना ठीक नहीं लगा। नगीन, आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ आकर? वही खूबसूरत और मखसूस बेमिसाल लहजा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर पटाकर गोया हुई। फिर कैसा है? अल्तमश जैसे खुद से कोशिश कर रहे थे। नगीन चुप होकर नहीं बैठे। अशर भी अब नगीन की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। ये सोच रही है कि इसकी कोई फीमेल कज़न क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों तो लड़के हैं, और अब ये हमसे कैसे चुगलियाँ कर सकती है? वैसे नाइंसाफ़ी है लड़की के साथ। अशर ने हमेशा की तरह अपने मखसूस शौक अंदाज में कहा। उसका वाज़ेह लहजा नगीन को चढ़ाने वाला था। अल्तमश ने तो मुख्तसर बात करना सीखा था, लेकिन अशर तो हर मामले में जड़ तक पहुँच जाता।
हो सकता है। अल्तमश ने सर अस्पात में हिलाया। वही मुख्तसर मखसूस सपाट लजा, लेकिन तब तक अम्मा की काटदार आवाज़ सबकी समातों में उभरी। न जाने वो किस पर गरज बरस रही थी। सबसे पहले अल्तमश कैस्ट्रोम की सिम तोड़े, जिसके बाद नगीन और अरशद भी कैस्ट्रोम का रुख किया। तुम्हारा मनहूस भाई हमारे जिगर की कोशिश को हमसे दूर करके मुँह छुपाकर भाग गया। मैं पूछती हूँ, ज़रा रहम नहीं आया इस जलील लड़के को, हमारे जवान बेटे पर ज़रा रहम नहीं आया? अम्मा तो सारे बदले नादिया से लेने पर बजित थे। अगर अल्तमश बीच में नहीं आता तो अम्मा का हाथ नादिया के गाल पर अपने निशान सब कर चुका होता। वो एक जानिब खौफ की शिद्दत और ज़मीर की मलामत से दुखी खड़ी थी। काटो तो खून नहीं कि वो सादिक को दीवार के साथ लगी सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। अम्मा भी आप चलें यहाँ से। अल्तमश गर्दन मोड़कर बेतासुर निगाह नादिया की पथराई आंखों पर डालता अम्मा भी से गया हुआ। नहीं, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं देखना चाहती। अभी इसी वक्त इसे मरना होगा। हसाम हम सबकी जान था, क्या कसूर था उसका? लेकिन इस लड़की के भगोड़े भाई ने मेरे बच्चों को मार दिया। माँ नहीं तुम्हारी, लेकिन जानती हूँ आप हसाम की मौत के बाद मर चुके हैं। अंदर से आपकी रूह छलनी हो चुकी है। वो फिर से व्हीलचेयर धकेलती नादिया की सिर्फ लपकी। अल्तमश की शैतरंग आँखें जब की वजह से सुर्ख होती जा रही थी। वो अम्मा भी को संभालते अपना हौसला खोने लगे। अशर ने भी अम्मा भी को समझाने के नाकाम से की, पर वो को समझने को तैयार ही कब थी। अम्मा भी मतवातर रो रही थी और साथ साथ राहिम को बदवाएं दे रही थी। नगीन उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अम्मा, हमें इंसाफ है। इंसाफ करने का काम हमारे रब का है। आप क्यों खुद को हल्कान कर रही हैं? नगीन की खूबसूरत और धीमी आवाज़ अम्मा भी की समातों में उभरी। लेकिन इसके भाई ने सब खत्म कर दिया। मेरे अल्तमश ने बचपन से अजाब झेले थे। उनकी सारी महरूमियों का इनाम हसाम थे। उन्होंने बचपन से हसाम की खुशी की खातिर अपना सुख चैन तक फरामोश किया। उस लड़के ने पल भर में मेरे बच्चों की ज़िंदगी उजाड़ दी। मैं इसके भाई का बदला इस लड़के से लूँगी। जिंदा नहीं रह सकती अब। वो नगीन को काटतार लहजे में कह रही थी। अम्मा भी क्या फरिश्ते चले गए कांधों से जो लोगों का हिसाब करते हैं अब? नगीन की आवाज़ भर आ गई। ठहरे हुए लहजे में अब सरापाई सवाल बनी। वो अम्मा बी के सामने खड़ी थी। अम्मा बी की आंखें अशबार हुईं। आखिरकार एक खूंखार और जहरीली निगाह नादिया पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल गई। शायद नगीन का रुआंसा और बेबस अंदाज़ उन्हें बहुत कुछ बावर करा गया। नगीन अभी तक घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी थी। अल्तमश खटक भी न जाने सबकी कौन सी मंजिलें तय कर रहे थे। उठो नगीन। अशर उसके पास आया। नगीन की निगाहें तो नादिया के नीम मुर्दा वजूद पर मरकूज थी। नादिया को देखकर नगीन के दिल में तेज़दार तीर चुभा। ये वो लड़की तो थी जो खूनबहा में सही, लेकिन अल्तमश के निकाह में भी थी। इसे इस बात से बेखबर रखा गया था। लेकिन अम्मा बी की बातें से सब समझा गई। वह सर सांस खारिज करती उठ खड़ी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन अल्तमश को उसने जाते हुए ऐसे देखा जैसे कह रही हो, आपने आज नगीन फैसल को मार दिया। मेरा गुरूर और यकीन तोड़ दिया आपने अल्तमश। तुम भी चलो, अम्मा बी को तुम्हारी ज़रूरत है। अशर ने अल्तमश के चौड़े कंधों पर हाथ रखते हुए मुतवज्जह किया तो वो चौंक गए और नगीन की शिकवा और मोहब्बत पाश निगाहों से राय फरार इख्तियार करते कमरे से बाहर चले गए। अशर भी उसकी तलकीन में कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ वो थी, उसका करब, उसकी बेबसी और जब्त का छूटता हुआ दामन। आंसुओं का एक समंदर उस नीम पागल लड़की की आंखों में था। अल्तमश अम्मा बी के पास आ गए तो अम्मा बी ने उन्हें खुद में भींच लिया। शायद जो इतने दिन से अपने अंदर का गुबार लिए जी रही थी, वो गुबार आंसुओं की ज़रूरत रवा होने लगा। माहौल में वहशत और अफसरदगी फैलने लगी। हर तरफ एक करब ज़दा सकूत था। मेरे ख्याल है टाइम बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए। अशर ने अल्तमश को मुखातिब किया, जो अम्मा बी का मुसलसल तसल्लियाँ दे रहे थे। अशर की आवाज़ सुनकर चौंक गए। अगर अम्मा बी चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं आप। वो रसान से गोया हुआ। उनके लहजे में थकान सी दर आई। नहीं बच्चे, मैं हवेली वापस जाऊँगी। जब तक वो लड़की यहाँ रह रही है मेरा 1 मिनट यहाँ रुकना महाल है। वो बेलचक अंदाज में गोया हुई। अल्तमश भी खामोश हो गए। उनके पास कोई ऐसी तसल्ली नहीं थी जो अम्मा बी को मज़ीद देते, क्योंकि आज वो एक बार फिर हिम्मत हारने लगे थे। हसाम के जिक्र से उनका वजूद नीलो नील होने लगा। उनका चेहरा तारीक पड़ गया था। नगीन की निगाहें उन पर ही मरकूज थी। एक लम्हे के लिए भी अपनी निगाहों का ज़ाविया बदलने के लिए तैयार न थी। फिर सब वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। ख्याल रखना अपना। अशर ने उसकी पुश्त पर थपकी दी। अशर की आवाज़ भीग गई थी। वो जानता था आज रात अल्तमश के लिए एक बार फिर क़यामत की सूरत इख्तियार करेगी और यूँ एक बोझल और कठिन ज़दा महफिल इख्तिताम पसीर हुई। वो अपने कमरे में दाखिल हुए। ग्लास डोर लॉक करने के बाद वो इज़्तिराबी कैफियत के ज़ेर असर सोफ़े पर ढह से गए। घने बालों में हाथ फंसाए उनके अनाबी लबों पर एक करबज़दा आह बरामद हुई। गोया उनके नीलो नील वजूद उन्हें तकलीफ़ और अज़ियत देने लगा था। अल्तमश ने आस्तीन के कफलिंग्स निकालने शुरू किए। जब वो खुद को कुछ हद तक पुरसुकून महसूस करने लगे तो जिस हालत में सोफ़े पर नीम दराज थे, इसी हालत में नीम गनूदगी में जाने लगे। उनकी आंखें जब्त के मारे सुर्ख हो चुकी थी। सांसें बोझल होने लगी और यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की वादियों में उतर गए।
एक सफ़ेद मोती उनकी शफाफ गाल पर फिसला था। नींद में आंसुओं का रवा होना गुनाह नहीं था, लेकिन होश में रोने को गुनाह समझने लगे थे वो। उन्हें लगने लगा अगर उनके एक आंसू रवा हुआ तो हसाम को दुगनी तकलीफ होगी। वो साकित और जामिद एक जानिब सुकड़ कर बैठी हुई थी। न जाने उसे क्या हुआ था कि वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे ये होश ना था कि दुपट्टा उसके सर पर मौजूद है या नहीं, उसके मरमरी कंधे पाँव में चप्पल मौजूद है या नहीं। उसके बढ़ते कदमों में वहशत थी। किचन में जाने के बाद उसने अपनी मतलूबा चीज़ के लिए तायराना निगाह दौड़ाई। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसकी मतलूबा चीज़ उसे जल्द ही मिल गई थी। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मखसूस चुनौती अंदाज उसके हर अंदाज से आया था। अल्तमश के कमरे के सामने वो पल भर को ठिठक गई। आहिस्ती से उसने ग्लास डोर नॉक किया। बहुत देर तक यही अमल वो दोहराती रही, पर ग्लास डोर नहीं खुला। वो झुंझलाहट उसके चेहरे पर आया थी। अल्तमश खटक के कमरे के बाहर खड़ी और रात के 3 बजे मुतवातर दस्तक देने पर मशहूर थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार मुसलसल बंद दरवाजे पर दस्तक देने के बाद रूहानसी होने लगी। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो वो पलट गई। वजूद में जलती आग मजीद भड़क उठी। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद बंद दरवाज़ा खुल चुका था। तो क्या ये दरवाज़ा आज नहीं खुलना चाहिए था? क्या वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए यहाँ पहुँची थी? कमरे का बादशाह भी कमरे के से बाहर मौजूद था। सामने खड़ी हस्ती को देखकर उनकी नींद से खुमारालुद निगाहें मुकम्मल खुल चुकी थी। हैरानगी, बेजारी, नागवारी और आखिर में शदीद गुस्से की लहर उनके वजूद में दौड़ी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? नफरत बड़ी फनकार नादिया की समातों में उभरी। मैं आपकी ज़िंदगी आसान करने आई हूँ। वो बेखौफ होकर उसके करीब आई। मेरी ज़िंदगी को अजाब मत करो, बाकी आसान मैं खुद कर लूँगा। वो सर्द सांस खींचते नागवारी से बोले। मेरे भाई ने आपके भाई को मार दिया। वो खातून ठीक कह रही थी, मुझे मर जाना चाहिए। यूँ कीजिए, मुझे मार दीजिए। वैसे भी मेरे होते आपको हर पल अपने भाई की याद सताएगी। वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा अक्लमंदाना बातें कर रही थी और इस बात का अंदाज़ा शायद वो खुद नादिया को भी ना था। तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, अल्तमश ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद बोझल अंदाज में कहा। मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? वो झुंझलाई और साथ ही ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? पहले ही मेरा सर दर्द से फट रहा है, ऊपर से तुम सर बर आजमाने आ गई हो। उनका लहजा अब सख्त हुआ था। आंखों में भी बेजारी फैलने लगी। ये ले और मेरी गर्दन काट दें जल्दी। वो जो कब से हाथों में चाकू छुपाए खड़ी थी, वही चाकू हथेली पर रखकर अल्तमश के आगे फैलाकर खड़ी हुई। न जाने क्यों अल्तमश के लब इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराए उसकी बचकानी हरकत पर। मैंने गलत अंदाज़ा लगाया था शायद। तुम तो 20 की भी नहीं हो सकती। जैसी तुम्हारी बातें और हरकतें हैं, मुश्किल कोई 6-7 के बच्चे वाला दिमाग और सोच है तुम्हारी। उसकी हथेली से चाकू उठाकर नफरत सता अंदाज में फनकारे। शहतरंग बाल चौड़ी पेशानी पर बिखरे थे। कच्ची नींद से उठने की वजह से अभी तक उनकी आंखें खुमार आलूद थीं। मैंने कोई मजाक नहीं किया, जल्दी मुझे मार देना। वैसे बोल रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा कि जब किसी बात पर अड़ जाए तो उसकी बात को और उस बात को मनाए बगैर पीछे नहीं हटता। यही हाल नादिया का था। वो महज अपनी हाँक रही थी। दूसरी जानिब उसकी बातों से अल्तमश का दिल गुस्से की शिद्दत से लबरेज हो गया। वो नादिया का गला घोट देना चाहते थे। मेरा भी यही दिल कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूँ, लेकिन हर चाहत पूरी हो ये ज़रूरी नहीं, वो तल्ख लहजे में बोले, जबकि लापरवाही उनके हर अंदाज से आती। तो क्या आप डर रहे हैं मेरा कत्ल करने से? उसकी सुई अभी तक वहीं की वहीं अटकी थी। इस बार अल्तमश ने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उल्टा सख्त और वहशियाना अंदाज में उन्होंने नादिया की कलाई थामी और घसीट कर कमरे में ले आए। इतने अरसे में पहली बार अल्तमश खटक के निगाहों में वही चिंगारियाँ जल रही थी जो हसाम की मौत के बाद उनके चेहरे पर नमूदार हुई थी। गम, गुस्सा, नफरत और हकारत जैसे तासरात उनके खूबसूरत चेहरे पर रक्सा थे। नादिया तो उनकी आंखों में नाचती हैवानगी को भांप कर दम बखुद रह गई। नामहसूस अंदाज में वो पीछे की सिमत कदम बढ़ाने लगी। अल्तमश ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसकी सिमत वहशियाना अंदाज में बढ़े। अल्तमश, वो बेयकीनी से सर हिलाने लगी, जबकि अल्तमश के बढ़ते कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्लीज़ मुझे जाने दें, उसकी रूहानसी और कांपती आवाज़ कमरे में उभरी। क्यों जाने दो? तुम्हें शौक था मरने का, तो तुम्हारी ही ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। वहशियाना अंदाज में नादिया की गर्दन दबोचते अल्तमश ने उसे अपनी सिमत खींचा। नादिया को अगर वो संभालते नहीं तो यकीनन नादिया ज़मीन बोस हो जाती। नादिया, क्योंकि नादिया इस कदर हवास पाख्ता और खौफज़दा हो चुकी थी अल्तमश के रोबोट शख्सियत से, उसकी आंखों से गर्म सियाल रवा होने लगा। रो क्यों रही हो यार? उसे खशमगी निगाह से घूरकर अल्तमश ने सफाकी से कहा। उसने उनके मजबूत हाथ पर दांत काट दिया। अल्तमश को हाथ की पुष्ट पर चुभन सी महसूस होने लगी। वो तो गंग थे नादिया की हिम्मत देखकर। वो गुस्से में उनका हाथ जख्मी कर चुकी थी, लेकिन अल्तमश ठिठके और अगले लम्हे उनका दूसरा हाथ नादिया के बालों की सिमत बढ़ा। उन्होंने उसके बाल बेरहमी से अपनी गिरफ्त में लिया। नादिया दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी, पर अल्तमश को कोई सरोकार नहीं था।
आज अगर तुम्हें मैंने जाने दिया तो फिर अल्तमश खटक पर। अल्तमश उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कर रहा है। मुझे नहीं रहना इस कमरे में, वो इल्तिजाई अंदाज में गिड़गिड़ाई। तो कौन कह रहा है यहाँ रहो तुम? नादिया को खुद से दूर करके वो सोफे की सिमत पड़े। नादिया ने मौका देखा तो ग्लास तोड़ के सिमत भागी, लेकिन वहाँ भी उसे मात हुई क्योंकि डोर तो लॉक था और उसका कद इतना ऊंचा नहीं था कि वो डोर का लॉक खोल सकती। आप बहुत बुरे हैं। ज़मीन पर बैठ गई वो। तुम्हारी सोच है, वरना मैं तो हैवान और सफाक भी हूँ। बाजू फोल्ड करते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठे। मैंने कुछ भी नहीं किया, राहिम भाई की गलती थी। वो अल्तमश की वहशत को देखकर पहली बार राहिम का नाम अपने मुँह से अदा कर चुकी थी। इस चीज़ से बेखबर के सामने वाले पर उसके अल्फाज किसी तेज धार आले की तरह चुभे थे। मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ है। वो पुरअसरार और चिंगारता लहजे में बोले। नादिया को इल्म था कि इस वक्त राहिम कहाँ है, लेकिन वो कैसे बता सकती थी अल्तमश को? कैसे वो खुद अपने हाथों से राहिम को मौत के मुंह धकेल देती? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो हल्कलाई। गुड, बहुत अच्छी बात कि तुम्हें इल्म नहीं। तुम्हारी भाई की मोहब्बत तुम्हें तड़पा रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बेदर्दी से दबोचे उसे उठ खड़े हुए, जबकि नादिया का रंग फूक हुआ। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, रहम की बेयकीनी और वहशत थी। अल्तमश छोड़े मुझे। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अल्तमश ने अपने बालों को सख्ती से जकड़ा। तो क्या वो उस लड़की की आंखों में रहम की भीख देख चुके थे? क्या उस लड़की को ऐसे मौत देने का इरादा मुलतवी कर चुके थे? उनके सेलफोन पर रात की कॉल मौसूल हुई। सुध चुकर कि उनका ध्यान अब फ़ोन कॉल के सिर्फ मबसूल हो चुका था। नादिया गिरती पड़ती कमरे में रखी इकलौती शेर की तरफ बढ़ रही और इस शेर को ग्लास डोर के सामने रखती लॉक खोलने लगी। ग्लास डोर खुल चुका था और वो तेज़ी से कमरे से भागी। दूसरी जानिब अल्तमश अपने सेलफोन पर किसी अनजान नंबर देखकर जी भर कर बदमज़ा हो गए। उन्होंने एक निगाह कमरे में दौड़ाई तो नादिया कमरे में मौजूद नहीं थी। गुस्से की वजह से उन्होंने सेलफोन दीवार पर दे मारा और सोफे पर ठह गए, क्योंकि वो भी अगर नादिया के पास जाते तो उसमें कोई दोहराई नहीं था कि अल्तमश खटक उसे मौत के घाट उतारने में पल भर भी ना सोचते। एक बोझल तारीख रात सिरक गई थी। सूरज की शौआएं छिन से खिड़की से अपना रास्ता बनाती उनके सभी चेहरे पर फैलने लगी। बंद आंखों के साथ ही वो हाथों से कुशन टटोल रहे थे। कुशन उन्हें मिल गया था जिसे उन्होंने चेहरे पर रख दिया, लेकिन अब शायद आंखों से कोसे दूर थी नींद। गहरा सांस खींचते वो उठ बैठे। उनका सर अभी तक भारी था। आंखों में मखसूस सी वीरानी और वहशत ने पंजे गाड़े। सर झटकते हुए ब्लैंकेट खुद से दूर करते बेड से उठ खड़े हुए। वार्डरोब से स्याह कलर का सूट निकालने के बाद वो शावर लेने चल दिए। बीबी, आपकी तबीयत ठीक है? सदफ कब से उसकी गायब दिमागी नोट कर रही थी, इसलिए अब इस्तफसार करने लगी। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उसका लहजा सर्द और किसी भी जज्बे से आया था। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा। सदफ ने उसे खोजती निगाहों से देखा। मुझे देखने के बाद तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता होगा कि इतनी आम सी दिखने वाली लड़की तुम्हारे साहिब जी की बीवी है। वो अपने ही धुन में बोले जा रही थी जब अल्तमश खटक पर उसकी नज़र पड़ी तो वो खामोश हो गई। बनी हो तुम। बीवी वाला मकाम मैंने कभी तुम्हें नहीं दिया और ना ही मिल सकता है। उनका बेनियाज और हशाश पेशाश लहजा नादिया को साकत और चमित कर गया। इसलिए अपना तारुफ मेरी बीवी की हैसियत से करवाना बंद कर दो। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। कमीज की आस्तीन फोल्ड करते हुए वो उसके पास से गुजर गए। सदफ तो कब की किचन की सिमत भाग गई थी। वो उसके बेहद करीब आकर नागवार और तीखी निगाहों से घूरने लगे। निकाह मैं हूँ आपके अल्तमश साहब। चंद सानिये गोया उसे सांप सूख गया था, लेकिन फिर जब वो गोया हुई तो उसका लहजा और अंदाज दोनों इतने मजबूत ज़रूर थे कि अल्तमश की पेशानी पर लातादार बल पड़े। बहुत शौक है तुम्हें मेरी बीवी बनने का? सामने वाले अल्तमश खटक ही थे। उनका लहजा खासा ज़ूम नहीं था। कल रात वाला वाक़या वो भूल गए थे, लेकिन नादिया को देखने के बाद वो फिर से जलते अंगारों पर थे। नादिया किस कदर बेखौफ होकर उन्हें तुर्की पर तुर्की जवाब दे रही थी। जो आज तक अपने सख्त और लाजवाब दलाइल से पंचायत में हर किसी को शर्मिंदा कर चुके थे, उन्हें एक लड़की सैर करने पर बज़िद थी। पर क्यों? ये क्यों उनका मुंह चिढ़ा रहा था? जबकि नादिया फिर से कह रही थी, मुझे शौक़ नहीं आपके साथ रहने का, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप इस असलियत को तस्लीम कर लें कि नादिया अल्तमश खटक आपके निकाह में है, जो आपके हाथों से खुशी खुशी मर सकती है, लेकिन आपसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपके वजीहा और खूबसूरत शख्सियत पर मर मिटी हूँ, बल्कि मैं अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस खून बहा और वनी जैसी रस्म और रिवाज में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं रखती। आप जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, दुश्मन हैं या फिर दोस्त, नरम हैं या फिर सख्त, लेकिन याद रखिएगा आप हैं मेरे मजाजी खुदा, मेरे सर के साईं, मेरी हुर्मत के पास्तान। और आइंदा मुझे ये नहीं कहिएगा कि मैं अपना तारुफ आपकी बीवी की हैसियत से नहीं करवा सकती। अल्तमश खटक के शाने पर नजर न आने वाली धूल को अपनी गंदमी हाथ से साफ करती हुई संजीदा लहजे में गोया हुई और फिर टेरिस की सिमत पड़ गई।
अल्तमश खटक जिंदगी में पहली बार दंग रह गए थे। उनका चेहरा धुआं धुआं होने लगा, आंखों में चिंगारियां जलने लगी, उनके जबड़े भींच चुके थे। गर्दन घुमाकर अल्तमश ने उसे सीढ़ियां चढ़ते देखा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असल हैसियत मुतय्यन करा देता हूँ। बहुत शौक है तुम्हें मेरी दरिंदगी जगाने का, तो फिर आज खुद को मेरे कहर से बचा कर दिखाना। वो जहरखंद लहजे में बुड़बुड़ाए और खुद भी उसके ताकों में सीढ़ियां फैलाते टेरिस की सीढ़ी पड़े। गज़ब गज़ब जैसे तासरात उनके शफाफ और शफाफ वजीह चेहरे पर नुमाया थे। वो सुबह सुबह टेरिस पर आ जाती थी। इस वक्त भी वो ठंडे ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रही थी जब किसी ने उसकी नाजुक कलाई को सख्ती से दबोचा। ये गिरफ्त किसी इंसान की तो नहीं थी, गिरफ्त तो किसी हैवान की थी। उनकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां उसकी कलाई में पेवस्त हो गई, लेकिन वो फिर भी साकित खड़ी रही कि उसकी तवज्जो का मरकज़ अब भी लान में खिलखिलाते परिंदों की सिमत था। तुम खुद को समझती क्या हो? क्यों अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाने पर बचित हो? यकीन करो, मैं एक दरिंदा सिर्फ इंसान हूँ। मेरे अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। और तुम्हें मेरे किस अंदाज से लगा कि मैं तुम्हारी हर बकवास चुपचाप बर्दाश्त करता जाऊँगा? वही मखसूस नफरत भरी फनकार उनके लहजे में आया थी। अब उसके सिर की तराश बाल आयनी गिरफ्त में ले चुके थे। नादिया की सांसें अटक गईं। गंदमी पूर्ण चेहरे पर बेखनी और तलखी के अलावा कुछ नहीं था। अपने बालों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश में उसकी आंखों में पहली बार अल्तमश के सामने सफ़ेद मोती चमके। लेकिन मैंने अपनी सोच आपके सामने आश्कार की थी। वो मुश्किल दर्द जब्त करते हैं अल्तमश खटक की ज़ेरिक निगाहों में देखते हुए बोली, मेरे आगे ज़ुबान मत चलाना आगे से। उसकी नाजुक मरमरी बाजू मोड़ते उसकी पुश्त से लगाते वो गज़बनाक लहजे में धाड़े। ये कौन से अल्तमश खटक थे? लाशोरी तौर पर ये समझने लगी कि उसकी थोड़ी सी कोशिश से अल्तमश नादिया को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल कर लेगा। इसीलिए उसने बेखौफ होकर कहा था कि वो अल्तमश की बीवी है। लेकिन अब उसकी आंखों में गोया किसी ने आग झोंक दी हो। जलन की शिद्दत से नादिया की आंखें बंद होने लगी। लबों को काटती हुए अपनी स्त्रियों का गला घोटना चाहती थी। मेरा बाजू टूट जाएगा। जब तकलीफ दोहरी होने लगी तो तड़प उठी, क्योंकि उसे लग रहा था जब अल्तमश उसका बाजू छोड़ेंगे तो उसका बाजू उसके वजूद से अलग हो चुका होगा। तो फिर टूट ही जाए, सिर्फ हाथ ही तो टूटेगा, मर तो तुम फिर भी नहीं जाओगी। उसका बाजू छिटकते हुए उससे दूर हुए। मैंने रात आपको खुले दिल से ऑफर की थी। मार देते मुझे रात आप। अब तो आप लाख कोशिश कर ले नादिया, अल्तमश कम से कम आपके हाथों में मौत तस्लीम नहीं करेगी। तुम इतनी बेहया और बेहिस क्यों हो? जब इतनी ही बहादुर और निडर लड़की हो तो रात भागी क्यों थी? रुक जाती ना, फिर तुम्हारे सारे भरकस अच्छे से निकालता। तब तो जान जा रही थी तुम्हारी, लेकिन इज्जत और नफ्स नाम की कोई चीज़ सिरे से ही नहीं तुम्हारे अंदर। वो उसको शानों से झंझोड़ता काटदार अंदाज में धाड़े। आसमान पर अब सूरज और बादलों में आग मचोली शुरू हो गई थी और नीचे ज़मीन पर अना और नफरत के बीच जंग छिड़ चुकी थी। एक की आंखों में नफरत थी तो दूसरे की आंखों में अभी तक करब था, बेयकीनी, बरम टूट जाने का धचका। आज के बाद मेरे सामने की हमाकत नहीं करना और अपने औकात में रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। वो उसे एक झटके से खुद से अलग करते हुए जहरीले लहजे में गोया हुए। सूरज बदलियों की ओट में छुप गया था। बारिश की नन्ही नन्ही शबनमी बूंदें दोनों के वजूद पर बरसने लगी। नादिया के रेशमी बाल उसके रुखसार पर जम चुके थे। उसकी आंखों में खौफ की नुमाया थी, शहद रंग आंखों में तनवीर रक्सा थी। अल्तमश को बारिश में भीगना सख्त नापसंद था। इतनी देर भी वो महज नादिया की खातिर बारिश में खड़े रहे और फिर वापस मुड़ने लगे। रिश्ते और मौसम दोनों ही एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। बस फ़र्क इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। अल्तमश, नादिया ने बोझल और रंजीदा लहजे में कहा, मैं ये नहीं कहती कि आपका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन आज आपका लहजा और आपकी बातें मेरे दिल में आपके लिए बेपनाह नफरत पैदा कर चुकी है। मैं चाहकर भी ज़िंदगी में कभी आपकी सिमत पेशकदमी नहीं कर सकूँगी। उनके कीमती परफ्यूम की महक ना चाहते हुए भी अपने वजूद में उतारते हुए तलखी से गया हुई। मुझे और मेरी बातें जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। रही बात पेशकदमी की, तो कम से कम तुम मेरा इंतखाब नहीं हो सकती मोहब्बत के लिए। तुम पर जोर देते हुए नादिया को बहुत कुछ पावर करार चुके थे। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी। वो सीढ़ियाँ फलांगते वहाँ से गायब हुए। जब फिर नादिया ने अपने हाथों को ऐसे देखा और सामने दीवार पर नस्ब कदम आवर आईने में अपना आँख खाली खाली निगाहों से देखने लगी, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि इतनी बेइज्जती और हद तक कमीज़ रवैया झेलने के बाद भी वह जिंदा कैसे है। साहब जी, नाश्ता तो कर लें। उन्हें राहदारी अबूर करते देख सदफ ने बेसाख्ता कहा। भूख नहीं है, और हाँ, शहर जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं कब वापस आऊँ। तुम और जमील घर का ख्याल रखना। पॉकेट से वॉलेट निकालकर चंद 5,000 के नोट उन्होंने सदफ को थमाए और सदफ बेचारी हौनकों की तरह उनके बेनियाज और शफाक चेहरे को देखने लगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब अल्तमश बगैर किसी सफरी बैग और तैयारी के शहर रवाना हुए। अल्लाह आपका हामिया नासिर हो, सदफ ने धीमे लहजे में कहकर अपने साहब को जाते हुए देखा।
तुम लाहौर क्यों जा रहे हो यूँ अचानक? वो लैंड क्रूज़र ड्राइव करने के साथ साथ अशर से कॉल पर बात कर रहे थे। यार बहुत दिन हो गए, फिल्म का चक्कर नहीं लगाया, लेकिन बेफिक्र हो जाओ, 2-4 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। लैंड क्रूज़र को ब्रेक लगाते हुए संजीदा अंदाज में गया हुआ है। वो सब तो ठीक है, पर हवेली में उनके साथ कोई और है भी या नहीं? अशर का इशारा नादिर की सिमत था। उसकी बात पर अल्तमश का मुंह में करवाहट फैल गई। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अशर, वो धाड़े। तोड़ दो प्लीज़, लेकिन उस लड़की को कबूल कर लो, अशर ने बेचारगी से कहा। तुम्हारे पेट में मरोड़ न पड़े। हमेशा से तुम्हें कहा है कि मेरे निजी मामलों में टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तुम तो पैदाइशी ढीठ हो, खबीस इंसान। उनके बेजार और नागवार लहजे भी अशर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तुम्हारे बेटे से कहूँगा कि तुम्हारे अब्बा हमेशा मुझे मात दे देते थे। पहले खटक कबीले का सरदार बन गए और उसके बाद अम्माबी की आंख का तारा भी बन गए, लेकिन तुम्हारा ये बेरहम और जालिम अंदाज आज तक अम्माबी ने नहीं देखा। चल अब आग गोला होने की जरूरत नहीं, खैरियत से जा लाहौर, अशर ने जले कटे अंदाज में कहा। मेरा बेटा मैं फुल ट्रेन करूँगा ताकि वो कम से कम अशर खटक को काबू कर सके, वो भी फनकारे। अशर का कहका बेसाख्ता था। दूसरी जानिब अल्तमश ने बुनाए अंदाज में अल्लाह हाफिज़ कहकर राब्ता मुंतका कर दिया। अशर जानता था कि अल्तमश महज नादिया से फासला रखने के लिए लाहौर जा रहे हैं। उन्हें ये जंग फैसला कुन मराहल में दाखिल होती नजर आ रही थी। वो जानता था अल्तमश कभी भी किसी के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करता। इस बार तो बीच में हसाम की मौत का मामला भी था, इसलिए अशर सरता भर कर रह गए। बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी इतनी तेज़ बारिश में? सदफ से छत से धुले कपड़े उतारनी थी, नादिया को वहाँ देखकर ठिठक गई। ये बारिश मुझे कुछ नहीं करेगी, उल्टा शायद मेरे अंदर की आग को कुछ हद तक बुझा दे, वो जी बहके अंदाज में बोली। क्या कह रही हैं आप? साहिब ने कुछ कहा है आपको? क्या फिर से हाथ उठाया उन्होंने? सदफ सब छोड़ छाड़ कर उसके सामने घुटनों के बल बैठी। सदफ, बाज़ औक़ात लफ्ज़ों का थप्पड़ दिल पर बहुत ज़ोर से लगता है, और ये थप्पड़ हमारे वजूद पर निशान वाज़े नहीं सब्त करता, लेकिन रूह को मसक ज़रूर करता देता है। वो दीवार की पुष्ट से टेक लगाए दूर उफ़क़ में घूरती बेनियाजी से गोया हुई। ये सब क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सदफ ने नासमझ आने वाली नज़रों से उसे देखा। छोड़ो यार, कुछ भी नहीं हुआ। तुम सुनाओ, साहिब चले गए मर्दान खाने की तरफ? सर झटकती और ज़ख्मी लहजे में पूछने लगी। नहीं जी, साहिब जी तो शहर चले गए, कह रहे थे कुछ दिन बाद आएंगे वापस, सदफ ने कहा। ठीक है, फिर मैं अपनी अम्मा से मिलकर आती हूँ, बहुत याद सता रही है कल से उनकी। वो कहकर अपने बालों को टॉवल से खुशक करती छत से चली गई। लाहौर पहुंचकर उन्होंने आलीशान महलनुमा घर की सिमत लाइट क्रूज़र का रुख मोड़ा। अल्तमश की आंखों में अभी तक चिंगारियाँ चल रही थी, जैसे कांच के ज़र्रे उनकी रूह और रूह के अंदर बेबस हो रहे हों। इस हैसियत से वो खुद भी जान छुड़ाना नहीं चाहते थे। नादिया के लिए उनके दिल में कोई नरम गोशा नहीं था, लेकिन अल्तमश की बेनियाजी का वो गलत मतलब अखज़ करने लगी। जो भी था, आज अल्तमश खटक के लिए बात तय थी कि नादिया नामी लड़की से कभी भी सीधे मुँह बात नहीं करनी। हसाम की मौत के बाद वो खुद को इंसान ही नहीं समझते थे। वो तो हसाम की मौत के दिन से राहिम के खून के प्यासे थे, और जब तक राहिम को अपने हाथों से मौत की नींद नहीं सुला देते, तब तक सुकून से नहीं बैठ सकते थे, और ना ही नादिया के मुतालिक ठंडे दिमाग से कुछ सोचना चाहते थे। साहिब जी, डिनर तैयार है, एक उधेड़ उम्र आदमी उनके पास आकर सादतमंद लहजे में गोया हुआ। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये कहते हुए वो फ्रेश होने चल दी, और वो मुलाजिम भी सर को खम करता कमरे से बाहर निकल गया। बेबी जी, आप गई नहीं अपनी अम्मा से मिलने? सदफ से कब से इंतज़ार कर रही थी कि नादिया थोड़ी देर में अपने कमरे से निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने ही कमरे में ही बंद थी तो सदफ उसके पास आ गई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और अम्मा के पास बैठूंगी तो जब्त खो दूँगी, फिर उन्हें भी हल्कान करूँगी, इससे बेहतर है ना ही जाऊँ। बेबी जी, आपका चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है? क्या आप रोई हैं? सदफ ने फिक्रमंद लहजे में कहा। हाँ, रोई हूँ, और पता है पहली बार सितमगर के आगे रोई हूँ, जिसने मुझे मेरी ज़ात और मेरी रूह को मसक कर दिया है। उन्होंने रोन दिया आज मेरी खुशफहमी को भी। मैं सच कह रही हूँ सदफ, मुझे उनसे कोई मोहब्बत नहीं, मुझे उनकी तवज्जो भी नहीं चाहिए, मुझे अपना हक भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इज़्ज़त चाहिए थी उनसे। आज भी जो कुछ मैं बोल गई, सिर्फ और सिर्फ इस खुशफहमी की वजह से कि अल्तमश कुछ ना सही लेकिन इज़्ज़त ज़रूर देंगे मुझे, पर मैं गलत थी। मैं भी तो खून बहा में आई हूँ इस हवेली में। इस हवेली या फिर इस हवेली के बादशाह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक औरत हमेशा मर्द से इज़्ज़त चाहती है, मोहब्बत नहीं। और मर्द बेशक औरत से मोहब्बत ना करे, लेकिन अगर वो औरत की इज़्ज़त करता है और इज़्ज़त से बर्ताव करता है, तो उस मर्द से मोहब्बत खुद ही हो जाती है। अजीब हसियानी कैफियत के ज़ेर से बुड़बुड़ा रही थी। उसकी बुड़बुड़ाहट सुनने के लिए सदफ उसके सामने बैठ गई। सदफ को लगा जैसे वो सदफ नहीं बल्कि खुद से मुखातिब हो। आप आराम करें बीबी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सदफ ने उसकी गैर होती हालत को पेश नज़र रख कर कहा। क्यों आराम करूं? तुम्हारे इस घर में तुम्हारे साहिब जी की बीवी की हैसियत नहीं, बल्कि अपने भाई के किए गुनाह के बाइस हूँ।
इस हवेली में भी एक मुलाजमा की हैसियत से ज़िंदगी बसर करूँगी। जो काम तुम करती हो वो भी मैं करूँगी। और एक मेहरबानी कर देना मुझ पर सदफ़, कभी भी किसी बात के लिए मुझे मजबूर नहीं करना। इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। तुम्हारे साहब को मुबारक हो, उनकी शान शौकत, मुझे कोई सरोकार नहीं। ये कहकर वो पाँव में चप्पल रगड़ते कमरे से बाहर निकल गई। बीवी जी बात तो सुने। सदफ़ ने उसे हाँक लगाई पर वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो भी लाउंज में बैठे गर्मा गर्म काफ़ी के सिप पर रहे थे जब उनकी समातों से किसी की शौक आवाज़ उभरी। वो उस आवाज़ को पहचान गए थे क्योंकि घर में दाखिल होने वाली हंसी और कोई नहीं बल्कि DIG शुएब थे, उनके बचपन के दोस्त। अशर तो उनके कज़न थे लेकिन शुएब के साथ उनकी दोस्ती स्कूल ज़माने में हुई थी। वालेकुम सलाम। LED को बंद करते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नेवी ब्लू कलर के शलवार कमीज़ में आम से हुलिये में भी पुरकशिश और वजीहा लग रहे थे। कब आए लाहौर? और हसाम को सुनकर दिल ही अफसोस हुआ यार। मैं आउट ऑफ कंट्री था लेकिन कल रात वापस आया हूँ तो आज ही तुम्हारी तरफ चक्कर लगाया। लेकिन अशर से बात हुई कि उसने इतला दी तुम यहाँ हो। अल्तमश अपनी जगह बैठ चुके थे और शुएब भी उनके सामने रखी सोफे पर जगह बनाई। शुक्रिया। वो महज इतना बोले। एक ही तो मौजू होता था जिस पर उनके लफ़ों पर कुफ्ल लग जाता। खून की रवानी में तेज़ी आ जाती थी, दिल बड़ी ज़ोर से धड़कने लगता था। लेकिन उनका दिल हो दिमाग यही जिद करते कि हसाम को वापस लाया जाए, चाहे फिर उसके बदले में अल्तमश खटक के वजूद के हज़ारों टुकड़े कर दिए जाएँ। ये बातें ज़ाहिर सी बातें बेमायनी थी और हकीकत ये थी कि उनके भाई को नाहक कत्ल किया गया था। शुएब कराची के IG से मेरी मुलाकात अहम होगी। हसाम का कातिल कराची में दंदनाता फिर रहा है और मुझे हर हाल में वो ज़िंदा चाहिए। मैं तुम्हारी दिली कैफियत समझ सकता हूँ लेकिन अगर तुम कहो तो मैं भी कल तुम्हारे साथ IG से मिलने चल सकता हूँ, शुएब ने कहा। शुएब खुद पुलिस ऑफिसर था, एक नेक और ईमानदार ऑफिसर। अल्तमश उसे बखूबी जानता था, इसलिए उसने शुएब की बात सुनने के बाद इस्बात में जवाब दिया। फिर वो दोनों कल होने वाली मुलाकात में कानूनी नुक्तों पर गौर करने लगे। DIG शुएब उनके साथ कल की मीटिंग के अहम पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद अपने घर चले गए। रात के 2 बजे वो ड्राइंग रूम की सीढ़ियों पर तन्हा बैठे थे। उनकी शहद रंग आंखें ज़ब्त की आखिरी हदूद को छू रही थी। आंसू थे कि एक पल में ही छलकने को तैयार थे। अल्तमश की ज़िंदगी का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो चुका था। उन्हें हसाम की मौत के बाद कोई अपना नहीं लगता था, यहाँ तक कि अपने दिल का गुबार खुलकर किसी के आगे निकाल भी नहीं सकते थे। एक कबीले के सरदार को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो हर वक्त आंसू बहाते रहे, लेकिन इन एहसासात का क्या करते जो हर पल उन्हें झंझोड़ते रहते। अल्तमश की ज़िंदगी खुली किताब की मानती, लेकिन उनकी ज़िंदगी की किताब में कुछ वर्ड कभी तक बंद थे। खुद अल्तमश ने भी उन औराक में झांकने की कोशिश नहीं की। उनका सेल फोन मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था, पर अल्तमश तो किसी और ही दुनिया में खोए थे। काफ़ी कम की एक सिम रखने के बाद उनकी तवज्जो चिंगारते सेल फोन की जानिब मबजूल हुई। जो नाम उनके सेल फोन की स्क्रीन पर जगमगा रहा था उसे पढ़ने के बाद अल्तमश ठिठक गए। उनके अंदाज में अजीब सी बेचैनी छलकने लगी, लेकिन जब सामने वाले ने हार नहीं मानी तो अल्तमश ने कॉल रिसीव कर ली और खामोशी से दूसरी जानिब फैली खामोशी के बगौर सुनने लगे। लम्हे सिरक गए। मुखालिफ सिम जो काल पर मौजूद था उसकी कुटी कुटी सिसकियाँ अल्तमश की समातों में उभरी। उनके दिमाग की रगें तन गई। कैसी है नगीन और इस वक्त कॉल करने का मकसद? जब वो कुछ नहीं बोलता अल्तमश ने सीढ़ियों से उठते गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। आपने शादी कर ली किसी और के साथ? पहले तो बहुत देर तक खामोश रही, लेकिन उनका जब भीगा शिकवकुना लहजा अल्तमश तक पहुंचा तो गहरी सांस फिजा में खारिज करते राहदारी पूर करके वो लॉन में आ गए। नगीन, आप क्या पूछना चाह रही है? अपने मतलब की बात करें। न जाने क्यों उनका लहजा बेहद थकानज़दा होने लगा। आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। नगीन की रूहानी आवाज़ उनकी समातों से टकराई। गांव में यही रस्म है और मुझे हसाम की मौत को रायगा नहीं होने देना था। इस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था। उस लड़की का कातिल भाई फरार हो गया था। और सपाट और बेतासुर अंदाज में उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। आप तो कबीले के गुरूर थे, लेकिन फिर भी आपने वही किया जो गांव के रहने वाले हर दूसरे इंसान की सोच होती है। फिर आप में और कबीले के आम इंसान में फ़र्क क्या रह गया अल्तमश? और ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई की गुनाह की सज़ा बहन को दी जाए? नगीन की आवाज़ बेतासुर थी, पर उसके लहजे में छलकती खौफ की अल्तमश ने बखूबी भांप ली। आप उसे मजलूम या फिर मासूम समझ रही हैं तो मिस नगीन, ये आपकी खुशफहमी है। वो लड़की बेशक गांव में पली बड़ी है, लेकिन उसके पास खुद एतमादी और 2 गज़ की लंबी ज़ुबान भी है। अल्तमश का लहजा और आंखें सफाक हो गई, जैसे नगीन की बात सुनकर वो उकता गए हों। आप तो सख्तगीर सफाक मर्द हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपके हाथ से जवाबी के आगे सांस भी ले सकता हो। नगीन के पुरयकीन लहजा सुनकर अल्तमश के चेहरे पर पुरस्कार और ज़ख्म में मुस्कुराहट रेंग गई। सख्तगीर और सफाक होना कोई बच्चों का खेल नहीं नगीन। खुद पर कंट्रोल रखना पड़ता है। दिल चीख चीख के कुछ मांग रहा हो, उसे डांट टपट के चुप करवाना पड़ता है। दिल और दिमाग में जंग
छिड़ी सर जंग से लड़ना पड़ता है, बर्दाश्त करना होता है, सब्र करना पड़ता है। सफाक और बेहिस बनने में जो जिद है वो आप महसूस तो दूर की बात समझ भी नहीं सकती। एक बेहिस, सफाक और सख्तगिर इंसान को अपनी कीमती चीज़ खो जाने का मातम भी सरेआम नहीं कर सकता, और ना ही कोई खुशी से बेहिस या हैवान बनता है, बल्कि वक्त और हालात का ज़्यादा अमल दखल होता है किसी को सख्तगिर और बेहिस बनाने में। उनका मखसूस तल्ख, सख्त और सपाट लहजा नगीन के कानों में गूंजा। सही कह रहे हैं आप, मैं राब्ता मुंतका कर रही हूँ, आप भी आराम कर लें। आपका लहजा काफ़ी बोझिल है, अगर नींद आ रही है तो नींद लें। नगीन की धीमी नरम से तवास होने के बाद वो अजीब अंदाज में हंसे। नगीन, आप मेरे लिए हमेशा से बाइसे इज़्ज़त शख्सियत रही हैं। दुआ है अल्लाह आपको बेशुमार खुशियाँ नसीब करे। उनके लहजे में गहराई थी। नगीन खामोश रही। मुझे समझ नहीं आ रहा पर इस दुआ में क्या जवाब दूँ, लेकिन आपकी बात की जाए तो अल्लाह आपको सब्र दे। ज़िंदगी के हर कदम पे आपने बहुत सारे कठिन रास्तों का इंतखाब किया है, लेकिन आपको आपके सब्र और बर्दाश्त का फल ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। नगीन की नरम, धीमी और खूबसूरत आवाज़ सुनने के बाद वो खामोश रहे और नगीन ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कॉल काट दी। देखिए अल्तमश खटक साहब, हमारी पुलिस इस मामले में आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। आपके भाई के कातिल को सज़ा ज़रूर मिलेगी। आईजी साहब ने संजीदगी और नरम लहजे में कहा। मुझे भी हमारे मुल्क की पुलिस पर मुकम्मल एतबार है आईजी साहब, अल्तमश ने उनसे मुसाफा करते कहा। अल्तमश खटक साहब, क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ठंडा गर्म लेने के बाद वापस जाए। आईजी ने रात के 2 बजे का वक्त था। तारीख रोड पर उनकी सियाह लैंड क्रूज़र फुल स्पीड से रवां दवां थी। हर सिमत गहरा अंधेरा फैला हुआ था। अब वो गांव की हदूद में दाखिल हो चुके थे। कच्ची सड़क पर लैंड क्रूज़र को ड्राइव करना खासा मुश्किल था, पर अब अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो कच्ची सड़क पर से गुजरने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ना था। ऑफ वाइट शलवार कमीज में मलबूस उनके चेहरे पर बेजारी झुंझलाहट फैली थी। बड़ी हवेली की सिमत मोड़ काटते हुए उनकी गाड़ी का एक टायर गहरे खड्डे में फंस गया है। इस चीज़ का इन्हें खदशा था। जिस हालत में वो फंस चुके थे, उन्होंने गाड़ी बैक करना चाहिए, पर गाड़ी का महज टायर चरचराए, लेकिन लैंड क्रूज़र अपनी जगह से हिले तक नहीं। फ्रंट सीट पर पड़ी गर्म चादर उठाकर गाड़ी से बाहर निकल आए। ठंडी हवाएं, जो कि किसी भी ज़ीरो पर कभी तारीख करने की सलाहियत रखती थी, इस वक्त उनके वजूद के आर पार हो रही थी। कंधों पर गर्म चादर अच्छे से फैलाने के बाद वो पैदल ही बड़ी हवेली के सिमत बढ़े। बड़ी हवेली ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उनका मूड खासा बिगड़ चुका था। गाँव के लोग नींद खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ थे, लेकिन और एक वो थे जो रात के 2 बजे इतने तेज़ आंधी तूफान की परवाह किए बगैर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। खाना उसने खा लिया था, लेकिन अब मुसीबत ये थी कि उसे पानी पीना था और सदफ शायद पानी का जग कमरे में रखना भूल गई। हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब उसे तन्हा जाने से डर लग रहा था। इतनी वसी और इस हवेली खाली पड़ी थी, कोई ज़ीरो हवेली के अंदर मौजूद ना था। लेकिन दिल ही दिल में वो खुद को समझाती क्वार्टर से बाहर निकली। दुपट्टा शाने और सर पर टिकाती उसने डरते डरते लाउंज पर कदम रखा। लाउंज तारीकी में डूबा हुआ था, पर वो इस बात को नज़रअंदाज करती टॉर्च ऑन करती किचन की सिमत बढ़ी। किचन में बल्ब रोशन था, इसलिए उसके दिल को कुछ हद तक खौफ का असर ज़ाहिर हुआ। पानी की बोतल फिर से निकालने के बाद अभी पानी ग्लास में डाल ही रही थी जब उसे एहसास हुआ कि कोई हवेली के अंदर दाखिल हुआ है। खौफ और दहशत के मारे उसके हाथ कांपने लगे। किसी के भारी कदमों की आहट मुसलसल लाउंज में गूंज रही थी। भूत, वो बुड़बुड़ाई। झील जैसी आंखों में सफ़ेद मोती जमा होना शुरू हुए। नूरी कहती थी जो हवेलियाँ खाली पड़ी हैं रहती हैं उनमें भूत अपना बसेरा कर लेते हैं। दिल ही दिल में वो खुद से मुखातिब हुई। मैं कहीं छुप जाती हूँ, वो बुड़बुड़ाई, लेकिन उसकी आवाज़ ऊँची होती जा रही थी। अगर छुप गई तो भूत मुझे ढूंढ नहीं सकेगा। अपने ही ख्याल पर मुस्कुराए अंदाज में हंसी। पहले बांध लेती हूँ, फिर देख लूँगी इस भूत को भी। भूत साहिब औरतों के खुले बाल देखकर आशिक हो जाते हैं। वो इतनी खतरनाक सूरत हाल में भी शरारती बातों से बाज नहीं आई, लेकिन खौफ के मारे उससे हाथ से पानी की बोतल और गिलास छूटकर ज़मीन पर सो चुके थे। वो ड्राइंग रूम की सिमत चल दी, भूत से अहम मुलाकात करने। अल्लाह जी मदद करना। उसकी सरगोशी अब ड्राइंग रूम में उभरी। तारीकी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गिरती पड़ती वो राहदारी अबूर करने लगी। अब तो उसके पास टॉर्च भी मौजूद नहीं थी। उसके पाजेब की झनकार माहौल में फैली हैबत और पुरस्रारियत को मज़ीद बढ़ा रही थी। कुछ देर आइसक्री लेने के बाद वो सर झटकती लॉन से खारिजी दरवाजे की सिर्फ बढ़ी। और ये क्या, किसी की बेजार कराह ड्राइंग रूम में गूंजी। ये आवाज़, ये कराह तो यकीनन अल्तमश खटक की थी, लेकिन वो कराह क्यों रहे थे? नादिया का दिल फुल स्पीड में धड़कने लगा। अल्तमश ने चेंज ओवर ऑन किया तो पूरी हवेली रोशनियों में नहा गई, लेकिन उनकी थोड़ी सा खून रस रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग काम करने लगा, जिसे थोड़ी देर पर भूत समझ रही थी। वो भूत नहीं बल्कि उनके मजाजी खुदा थे।
ये कौन सा भूत से कम है सफाक इंसान, वो बेसाख्ता बोल पड़ी। रात के पहर भी तुम्हें सुकून नहीं है? वो गैज़ो गजब जैसे तासरात चेहरे पर सजाए उसकी तरफ बढ़े। देखें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही चोरों की तरह घर के अंदर घुसे थे, तो मेरी क्या गलती इसमें? ऊपर से रोब भी मुझ पर ही जमा रहे हैं। मुँह चिढ़ाकर अल्तमश की खूंखार नजरें नज़रअंदाज करती हुई लॉन से बाहर जाने लगी। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। उसका नर्म और नाजुक हाथ फिर से उनकी आईनी गिरफ्त में आ गया। नादिया चाहे जितनी भी बहादुर या डर बनने की कोशिश करती, लेकिन अल्तमश की चिंगारती आवाज़ पर उसके आसान खता हो जाते थे। क्या पूछ रहा हूँ मैं? मेरी बात मुकम्मल हुई थी? वो इस बार धाड़े, वो काँप उठी। आप कभी नरम लहजे में बात नहीं कर सकते क्या? वो सर्द सांस भरती अंदाज में बोली। गोया उसने अल्तमश को बावर करा दिया हो कि उसके लिए चिंगारता लहजा उसे किस कदर कॉफ्त का शिकार करता है। मेरी मर्जी में जिस लहजे में बात करूँ, कम से कम तुमसे तो क्लासेस लेने से रहा। और यहाँ से लाहौर जाने के वक्त मैंने तुम्हें कहा था अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाना, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आई। उसका बाजू पूरी तरह दबोचकर उसने भुनाई आवाज़ में कहा, आपको हर वक्त मुझे अज़ियत देने के अलावा कुछ याद नहीं रहता? मेरी ज़िंदगी के सारे रंगों से महरूम कर दिया आपने। अब मुझे जीना ही नहीं अल्तमश साहब। आपको मुबारक हो ये फतहमंद ज़िंदगी, आपका करब, आपका इंतकाम। रोज़ मुझे छल नहीं करता है, मत आया करे मेरे पास। अगर दिल की आग नहीं बुझ रही तो मार दे मुझे। अल्तमश को धक्का देती हुई खुद भी हिचकियों से रोने लगी। किस महरूमी का जिक्र कर रही हो नादिया साहिबा? महरूमी दो तरह की होती, किसी चीज़ का कभी ना होना और किसी चीज़ का मिलकर खो जाना। किसी चीज़ का मिलकर खो जाना ज़्यादातर तजुर्बा है, और जो इस तजुर्बे से गुजरता है वो ऐसी बातें करता है कि जो लोगों की समझ में भी नहीं आ सकती। अज़ियत, करब, महरूमी जैसे अल्फाज तुम्हारी ज़ुबान से सुनकर मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है सिर्फ तुम मुझे ज़ेर करना चाहती हो। तुमने कहा था तुम्हें अपनी बीवी का रुतबा हकीकी तौर पर दूँ। तुम्हारी इस बात का मफ़हूम मालूम भी है तुम्हें? एक खून बहा में आई हुई कल की लड़की को अल्तमश खटक सर पर बिठा ले, भाई के नाक बहने वाले खून पर मट्टी डाल के तुम्हारे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करे। क्यों? किस लिए? मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ तुम्हें? नादिया के चेहरे पर एक नफरत ज़दा निगाह डालते हुए अपने कमरे की सिर्फ बढ़ गए। गोया उनकी भीगी आंखें अब नादिया से पोशीदा रखना चाहते थे। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। कल भी आपके नुकसान का एहसास मुझे था और आज भी है, लेकिन अब मुझे आपके साथ या फिर आपकी खोखली बातें सुनकर रोना नहीं आता। ना ही आपको करब में देखकर मेरा दिल बंद होने लगता है। वो अल्तमश की जहरीली बातों को सिरे से नज़रअंदाज करती अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रही। अभी ऐसे लफ्ज़ ईजाद नहीं हुए जो मेरे करब या फिर मेरे एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। नादिया को देखे बगैर उन्होंने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। नादिया भी क्वार्टर की सिमत चलती, साथ साथ अपने दुखते बाजू को सहलाना नहीं भूली। खुद पर लान तान करती उसने बेड पर अपनी जगह बनाई और खुफकी से लेट दी। उसका मूड खासा झुंझलाया और बदमज़ा लग रहा था। सुबह उनकी आंख देर से खुली थी। आंखें मसलते हुए खिड़की के पटवा करके सरसब्ज़ लॉन के सिंह पर गौर देखने लगे और सिगरेट अनाबी लम्बों में फंसाकर उसे लाइटर से सुलगाने लगे। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और निकसिक से तैयार अशर उनके कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, वो दोस्ताना लहजे में बोला। वालेकुम सलाम, मुख्तसर जवाबी कार्रवाई करते हुए बेड पर बैठे। अम्मा भी आई हैं मेरे साथ, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। अशर ने उन्हें बेड पर सुस्त अंदाज में बैठते देखा तो बोल पड़ा, इतनी सुबह सुबह खैरियत है? वो एस्ट्रे में सिगरेट मसलते गया हुआ। हाँ खैरियत ही है, आप बस नीचे तशरीफ़ ले आई। अशर उनकी तरफ शरारती निगाहों से देखते हुए बोला। तुम्हारी ये बेहंगम हंसी देखकर मुझे यकीन हो गया है कि खैर की खबर हो ही नहीं सकती। गर्दन घुमाकर अशर की सिमत देखकर उन्होंने नागवारी से कहा। अशर उनकी बात सुनकर फिर से मशकूक मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालता कमरे से बाहर निकला तो वो भी शावर लेने चल दिए। ये लाला जी के रिश्ते में क्या लगती है? नादिया ने सदफ से इस्तफसार किया। उसका इशारा अम्मा की तरफ था जो सुबह सुबह ही बड़ी हवेली तशरीफ़ ले आई। साहब जी की खाला है, लेकिन साहब जी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वैसे तो अच्छी खातून है, पर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ वो गुस्से और ज़ुबान की ज़रा तेज़ है। सदफ ने सिंक में रखे बर्तन धोते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया। गोया उसे डर था कि कहीं अम्मा भी उसकी आवाज़ न सुन लें। अच्छा, उसने कंधे उचकाकर इतना ही कहा। फिरोज़ी रंग के प्लेन ड्रेस में मलबूस और निखरी निखरी सी लग रही थी। उसके सिर के दराज बाल अभी तक भीगे हुए थे और सदफ न जाने कितनी बार उसके बालों की तारीफ़ कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी के सामने झुककर उन्होंने नरमी से कहा। वालेकुम सलाम मेरे बच्चे, कैसे हो? होशियार रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस नज़र लग जाने की हद तक वजीहा लग रहे थे। अम्मा भी ने बाकायदा उनके सिर पर नोट वार कर एक मुलाजमा को थमाए। मैं ठीक, आप सुनाई कैसी हैं? अम्मा भी के सामने रखे सोफे पर शाहाना अंदाज में बैठते हुए गंभीर लहजे में इस्तफसार करने लगे। मैं भी ठीक। अल्तमश, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो बगैर कोई तमहीद बांधे गोया हुई। आप फरमाएं अम्मा भी, मैं सुन रहा हूँ।
सदफ ने सबके सामने चाय रख दी। अब वो वापस किचन की सिमत बढ़ने लगी जब अम्मा बी की संजीदा आवाज़ उनके हाथों से टकराई। अल्तमश, मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द नगीन से शादी कर लें। मुझे यकीन है आप मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। अम्मा बी की बात सुनकर वो ठिठक गए, जबकि अशर को मसनूई खांसी का दौरा पड़ा। अम्मा बी, आप क्या कह रही हैं? मैं नगीन से शादी कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं शुरू से शादी वगैरह के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। वो चंद पल ठिठकने के बाद फिर मखसूस खुद एतमादी और लापरवाह लहजे में बोले। अम्मा बी ने शहादत वाली उंगली से ऐनक को ठीक किया और फिर जांचती निगाहों से अल्तमश को देखने लगी। अल्तमश, मैं आपसे गुजारिश करूँ फिर भी आपका जवाब नहीं में होगा। उनका लहजा सख्त नहीं था, उनके लहजे में इल्तिजा थी। अम्मा बी, बेशक वो लड़की मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। सोफे की उस से बाजू फैलाकर वो बेनियाजी से गोया हुआ। अम्मा बी ने सरसरी निगाह अशर पर डाली, जो कभी अम्मा बी को तो कभी अल्तमश खट्टक को दिलचस्प नज़रों से देख रहे थे। अम्मा बी के घुटने पर वो सर झुका गया। वो लड़की खट्टक कबीले की सरदार की बीवी की हैसियत कभी हासिल नहीं कर सकती। ख़ानदान के लोग ही सख्त मुखालफत करेंगे उस लड़की पर। अम्मा बी का लहजा इस मरतबा कुछ सख्त था। मैं कब कह रहा हूँ कि उस लड़की को अपनी शरीक हयात की हैसियत देने का कायल हूँ? मैंने कब कहा है कि अपनी ज़िंदगी में उसे कोई मकाम देने का ख्वाहिशमंद हूँ मैं? अम्मा बी के लहजे में घुली सख्ती को भांपते वो कंधे उचकाकर नागवारी से बोले। अम्मा बी की बात ख्वाह उन्हें भी सख्त नागज़ीर लगी हो, फिर आपको नगीन से शादी करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। वो लड़की आपके साथ बचपन से मंसूब है और मेरा नहीं ख्याल कि नगीन को इस शादी पर कोई एतराज़ होगा। अम्मा बी ने रसानियत से कहा। फ़िलहाल मुझे कुछ वक्त चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला नगीन का होगा, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अल्तमश ने गोया हथियार डाल दिए। अम्मा बी के चेहरे पर नई जिंदगी की चमक दौड़ गई। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन उनके बरक्स अल्तमश का चेहरा और उनका वजूद बेनियाज और लापरवाह था। अल्तमश के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। वो अम्मा बी को खाली हाथ रवाना नहीं कर सकते थे, मगर अम्मा बी ने उनसे किसी चीज़ की उम्मीद बांध दी थी, तो अल्तमश पर गोया फ़र्ज था कि उनकी बात को मान सौंपे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। अम्मा व्हीलचेयर धकेलते गुलगुल लहजे में अल्तमश से लिपट गई। उनकी आवाज़ में घुली नमी को महसूस करके वो दम खुद रह गए, लेकिन अम्मा बी ने कुछ ही लम्हों में अपने असाब पर काबू पाया। मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। ये खुशी की खबर भाई को भी सुनानी है। वो कब से तेरे दिल में ये मुराद समाये घूम रहे हैं कि उनकी लाडली बेटी से आपकी शादी हो जाए। आज आपने मेरी नफ़ी नहीं की और मुझे भाई के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। वो भीगे लहजे में गलत अल्तमश से अलग हुई। उनकी बात पर अल्तमश खटक ने खुद को मलामत किया। उनका मामू हर कदम पर हमेशा अल्तमश के साथ थे, लेकिन अल्तमश उनकी सगी बेटे के साथ शादी करने से इतने अरसा राय फरार इख्तियार करते रहे। बीबी, सदत ने उसे किचन की खिड़की के सामने सपाट चेहरे के साथ खड़े देखा तो उसकी जानिब लपकी। बीबी जी, आप ठीक है? न जाने क्यों सदफ को लगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक पत्थर की मूरत से महवे गुफ्तगू। मैं ठीक हूँ सदफ, बिरयानी को थोड़ी देर बाद देख लेना, मैं तब तक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। नादिया ने धीमी आवाज़ में कहा और किचन से बाहर जाने लगी। जब किचन में दाखिल होते अल्तमश खटक के साथ उसका ज़ोरदार तसादम हुआ। वो सर को सहलाती उस दीवार को देखने लगी जो उसके रास्ते में अचानक आए हुई थी। तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल कभी तो कर लिया करो। तारीकी में अंधों की तरह घूमना समझ में आता है, लेकिन तुम तो दिन के उजाले में भी लोगों से टकराती फिरती हो। वो उसे कल रात वाले वाक़े पर शर्मसार करना चाहते थे, जबकि उनका तंज़ी अंदाज और चेहरा बुनाया हुआ था। नादिया का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। आपको भी आंखें इस्तेमाल करनी चाहिए, जब देखो मुझे जिद करते रहते हैं। नादिया अभी भी सर सहला रही थी और साथ अल्तमश को घूर रही थी। मैं जिद नहीं करूँगा तो और क्या करूँगा? अल्तमश का लहजा मायनेखेज़ी हो गया। नादिया तो उनकी मायनेखेज़ी बातों पर झुंझला जाती। गहरा सांस खींचती हुई किचन से चली गई। अल्तमश के साथ फ़िलहाल उसे किसी जंग अज़ीम की शुरुआत नहीं करनी थी। अल्तमश कदमें उचकाकर किचन में दाखिल हुए। सदफ सच पटाकर होश में आई। क्या बनाया है आज? मखसूस सर्द-मई से वो सदफ से इस्तफसार करने लगे। साहब जी, वो बीबी जी ने मेरा मतलब बिरयानी बनाई है जी। सदफ के मुंह से आधा सच तो फिसल चुका था कि नादिया ने बिरयानी बनाई, लेकिन बीबी जी वाले अल्फाज उसने दांतों तले दबा लिए। ये भी नादिया और खुद सदफ के हक़ में ही था। ठीक है, जल्दी से खाना लगाओ, वो कहकर वापस मुड़ गई और सदफ ने सुख का सांस लिया और पलटकर बिरयानी परोसने लगी। नगीन, इधर आओ मेरी बच्ची। अम्मा बी ने नगीन को लॉन में तन्हा गुमसुम टहलते देखा तो उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो भी छोटे छोटे कदम उठाती अम्मा बी के पास आ गई। हुक्म करें अम्मा बी। उनके सामने रखे शाहाना सिंगल सोफे पर बैठते नगीन ने दोस्ताना लहजे में कहा। अम्मा बी नगीन की रिश्ते में फुप्पो थी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे नादिया बेगम को अम्मा बी कहकर मुखातिब करते, तो वो भी उन्हें अम्मा बी कहकर मुखातिब करते।
यह हसीन रोशन चेहरा कुछ देर पहले मुरझाया और कमलाया हुआ क्यों था? अम्मा भी ने उसकी थोड़ी छोकर शफीक लहजे में पूछा। अम्मा भी आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। वो नरम हूँ सादा और बड़े दिल की लड़की अपने मखसूस नरम और धीमे लहजे में कहने लगी। अच्छा तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। और फैसल, नगीन के अब्बा से बात हुई थी तुम्हारी? उनकी आवाज़ में भाई के लिए मोहब्बत आ गई थी। नहीं अम्मा भी, पापा मुल्क से बाहर गए हुए हैं और अम्मा भी उनके साथ ही गई हैं। गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ। कल से बाबा से मुख्तसर बात की थी, वो आपकी सेहत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने तसल्ली दे दी थी कि आप ठीक हैं। नगीन ने तफसीलन उन्हें आगाह किया। ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ तुम्हारे बाबा से। और आज मैं अल्तमश के पास गई थी। उन्होंने जानबूझकर बात को बीच में ही रोक दिया ताकि नगीन के तासरात देख सके, लेकिन उसके खूबसूरत पुतले चेहरे पर तो महज सुकून था। पूछोगी नहीं क्यों गई मैं अल्तमश के पास? वह नगीन के हाथों को सहलाकर बोली। अम्मा भी आप, वो आपके भांजे हैं, मैं कौन होती हूँ पूछने वाली कि आप उनके पास क्यों और किस लिए गई? वो अजीब बेलचक लहजे में बोली। गुलनाज बेगम ने नगीन का ये रूप पहली बार देखा जब अल्तमश के जिक्र पर उसका चेहरा गुलनार नहीं हुआ, ना ही कोई तबस्सुम उसके लबों पर आया था। वो तो बेतासुर और बेनियाजी से बाग के माली को देख रही थी जो पूरी तवज्जो के साथ पौधों को उनकी खुराक देने में मसरूफ था। नगीन, हम चाहते हैं आपकी और अल्तमश की शादी हो जाए। आखिरकार अम्मा की जुबान से वो अल्फाज अदा हुए जिसको सुनने के बाद नगीन का दिल चाह ज़मीन फटे और उसमें खामोशी से समा जाए। वो उसे लग रहा था जैसे ईद के सरगोशे करते रंग बिरंगी बेमिसाल परिंदे उस पर तमस्कुर कर आए, हंसी हंसती है। वो उसे जता रहे हों कि अब तुम भी उस इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जो तुम्हें बताए बगैर किसी और लड़की से शादी कर चुका है। लेकिन उन्होंने कब मेरे सामने मोहब्बत की कस्में उठाई? कब उन्होंने मुझे कोई ऐसा अंदिया दिया जिसमें अल्तमश की तरफ से भी मोहब्बत का इजहार हो? और इस बात पर उसके दिमाग के आगे दिल ने शिकस्त तस्लीम की, क्योंकि असल वजह भी तो ये थी जिसके बाद वो मुँह के बल ज़मीन बस हुई। अल्तमश ने कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, ना ही कभी मोहब्बत प्यार के वादे किए। नगीन, अम्मा बी ने उसे फिर से मुतवज्जा करना चाहा। जी अम्मा बी। वो खोए खोए लहजे में अम्मा बी की चमकते और पुरनूर चेहरे को देखने लगी। तुम अल्तमश के साथ शादी करने पर रजामंद नहीं हो क्या? अम्मा भी ठिठकी, लेकिन फिर खुद को संभालते नगीन की सिम जवाब तरफ गाँव से देखने लगी। क्या ये ज़रूरी है कि कबीले के सरदार को दो दो शादियाँ करनी पड़ें? नगीन तो एक और मौजू ही ज़ेर बहस ले आई। अम्मा बी ने खुशियानी हंसी हंसते उसे देखा। तुम उस गवार लड़की को अल्तमश की बीवी तस्लीम कर चुकी हो? अम्मा बी के लहजे में नादिया के लिए नागवारी और तल्खी नुमायाँ थी। मेरे तस्लीम करने या न करने से क्या होता है अम्मा बी? वो लड़की चाहे जो भी है, जहाँ से भी है, आपके अल्तमश के निकाह में है। वो सर झटकती सजाई अंदाज में बोली। नगीन, होश में हो तुम? ये सब क्या बके जा रही हो? हसाम के नाहक खून पर इंतकामी कार्रवाई है वो महज, और तुम हो कि उसे सर पर बिठाने पर तुली हो। इस बार अम्मा बी की आवाज़ ऊंची हो गई। अम्मा बी, मैं आपको हकीकत से आशना कर रही हूँ, और अगर आप उस लड़के को गवार कह रही हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी खूबसूरती या तालीम पढ़नी बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है। उसका लहजा बेलचक और सपाट था। अम्मा बी तो उसके लहजे और गुफ्तगू का मफहूम समझ कर ही दंग रह गई। लाला जी, मर्दान खाने में सब जमा होना शुरू हो गए, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। आज मेहराब खाने वाले मसले पर पंचायत लगी है, नवाज ने सादतमंद लहजे में कहा। वो कुछ देर पहले ही दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में चंद लम्हे पुरसुकून होने के लिए आए जब नवाज उनके पास आ गया। मैं भूल गया था यार, खैर तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो पेशानी मसलते बेनियाजी से गया हुआ है तो नवाज उनके सामने सर खम करता कमरे से चला गया। शावर लेने के बाद सियाह रंग की चादर कंधों पर फैलाए सियाह रंग की शलवार कमीज में मलबूस पर वकार और जाजब नजर लग रहे थे। घनी मुँह तले अनाबिल अब हसाम के ख्याल से बिछ गए, क्योंकि जब भी वो सियाह रंग जेब तन करते तो हसाम उन्हें संजीदा लहजे में कहते थे, लाला जान, काला रंग आप पे जचता है और मुझे ये धचका लगा रहता है कि मेरे लाला जी को किसी हसद की बुरी नज़र न लग जाए। जबकि हसाम की बात पर अल्तमश हमेशा ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाकर हंस पड़ते थे, लेकिन इस मरतबा माजी जैसा कुछ भी नहीं था। ना ही हसाम उनके पास आए, ना हसाम का खफकी से लबरेज लहजा उनकी समातों में उभरा, ना ही उनका दिलकश कहका कमरे की चारदीवारी में गूंजा। वो खुद पर जब्त करते ग्लास डोर की सिंध पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर हसाम की ज़ात पर ज़्यादा देर खोए रहे तो यकीनन ये कुछ घंटे क्या बल्कि पूरी ज़िंदगी उनके एक जाविये में बैठे ही गुजर जाएगी। सलाम लाला जी। उनके मर्दान खाने में दाखिल होते ही सब उन्हें सलाम करने लगे। वो सबसे सरसरी मुसाफा करते अपने तख्त की सिमत बढ़े। इर्द गिर्द लोगों की बड़ी तादाद थी। मर्दान खाने में लाला जी के दाखिल होने के बाद मौत जैसी खामोशी छा गई। सब लोग संजीदगी से अपनी जगह बैठ गए। अपना मसला पेश करो मेहराब। उनकी गंभीर आवाज़ मर्दान खाने में उभरी। मेहराब खान अपनी जगह से उठकर उनके सामने खड़ा हुआ। लाला जी, रात मेरे घर से चोरी हुई है।
जिसके नतीजे में मेरे घर से भारी रकम और चंद जेवरात गायब है। गरीब आदमी हूँ जी, मुझे मेरे नुकसान का ज़ाला चाहिए। मेहराब की बात गौर से सुनने के बाद लाला जी ने एसएचओ को उनके सामने पेश होने का हुक्म दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद एसएचओ वली दाद उनके सामने खड़ा था। एसएचओ साहब, आपके होते गांव में बेचैनी और बदनामी फैल रही है। मेहरबानी करके नींद खरगोश के मज़े लुटना छोड़कर अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाने पर तवज्जो दें। उनका लहजा बहुत कुछ पावर कर आ गया था एसएचओ को। लाला जी, मुझे चंद दिन दें तफ्तीश के लिए, इसके बाद ही कुछ मालूम हो सकेगा कि सबके पीछे कौन से गुनाह मुलविस है। एसएचओ वली दाद ने तहम्मुल से कहा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द इस बदनामी फैलाने वाले अंसर तक पहुंच जाएंगे। और मेहराब खान, आप भी कुछ देर इंतज़ार करें, फिर भी अगर मुलजिम पुलिस तक नहीं पहुंच सकी तो मैं आपके नुकसान का ज़ाला करूंगा। एसएचओ वली दाद के वजूद से निगाह हटाकर वो बाकायदा मेहराब खान से मुखातिब हुए, जिस पर मेहराब खान सर हिलाकर रह गया, गोया वो भी लाला जी की बात से मुतफिक था। ये नगीन कौन है? वो दोनों खाना खा रही थी जब नादिया का सरसरी लहजा सदफ की समातों से टकराया। नादिया ने इस वक्त सदफ के कपड़े ही जेब तंग किए हुए थे। नगीन बीबी जी साहब के मामा जी की इकलौती बेटी है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? सदफ ठिठक गई। उसे खदशा था कि सुबह जो अम्मा भी और लाला जी के दरमियान गुफ्तगू हुई, नादिया ने भी उस गुफ्तगू को लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुना था, क्योंकि लाशोरी तौर पर सदफ ही चाहती थी कि नादिया लाला जी की दूसरी शादी वाले किस्से से लाइम रहे। उस दिन जो सादा और परियों जैसी लड़की अम्मा बी के साथ आई थी, कहीं वही नगीन तो नहीं? नादिया खाना खा चुकी थी, अब सिंक में बर्तन रखते बेनियाजी से बोली। हाँ जी बीबी जी, वही नगीन बीबी है, लेकिन आप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही हैं उसमें? सदफ ने कड़ कर कहा। क्या हो गया सदफ? मैं इतना पूछ रही हूँ कि नगीन कौन है, तुम इतनी बिगड़ क्यों रही हो? नादिया ने सदफ को गोरा। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको कोई अजियत हो, क्योंकि खट्टर कबीले के लोग नगीन बीबी को साहब जी के साथ मंसूब कर चुके हैं और अब साहब जी पर दूसरी शादी का दबाव डाला जा रहा है। आखिरकार सदफ का पैमाना लबरीज हुआ और वह सब उगल चुकी थी। दूसरी शादी को उसने खींचा। नादिया ने चेयर की पुश्त रखा, अपना दुपट्टा उठाया, सदफ की बेतासिर निगाहों से देखा। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम नहीं चाहती तुम्हारे साहब जी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे? और उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो उनके छलनी वजूद को समेट ले, उनके ज़ख्मों पर मोहब्बत का मरहम रखे। उसने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और सदफ को एक गंग छोड़कर किचन से खुद बाहर निकल आई। तुमने नगीन के साथ शादी के लिए हामी भर ली? वो दोनों आमने सामने खड़े थे। कच्ची सड़क पर बीच रास्ते में उनकी लैंड क्रूज़र मौजूद थी। अल्तमश गाड़ी के साथ कमर टिकाए इर्द गिर्द खाली निगाहों से देख रहे थे जब अशर की बात सुनकर ठिठ गए। मैंने सिर्फ वक्त मांगा है और आखिरी फैसला नगीन ही करेगी। सिगरेट फूंकते हुए शाने बेनियाजी से बोले। वो कभी तुमसे शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती। उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए बचपन से पसंदीदगी छलकती है, अशर ने पुरयकीन अंदाज में कहा। मैंने कभी सब में दिलचस्पी नहीं ली अशर। मेरी ज़िंदगी का दायरा सिर्फ हसाम की ज़ात तक महदूद था। उनके होते मुझे कभी ख्याल तक नहीं आया कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में किसी को शरीक करना चाहिए जो मेरे सुख दुख का साथी बने। उनका लहजा सपाट और सख्त था, लेकिन आंखों में वीरानी छाई हुई थी, और इतनी पुरकशिश और ज़ेरी की आंखों में खालीपन और वीरानी देख अशर का दिल भिज गया। लेकिन अब तो तुम सोच सकते हो नगीन के मुतालिक। वो एक सुलझी हुई आम सी लड़की और तुम्हारे साथ नगीन जैसी लड़की ही ज़िंदगी गुजार सकती है, वरना जितना तुम गुस्से में रहते हो या बेजार रहते हो, कोई तुम्हें सुधार नहीं सकता। नगीन मासूम है, वो तुम्हारे रौब और दबदबे के आगे सहम जाएगी। ऐसे लड़ाई झगड़े भी कम होंगे दोनों के बीच। अशर ने खड़े खड़े ही उसके मुस्तकबिल की पेशनगोई की, जबकि वो तीसरा सिटगर सुलगाने लगे। गलत बातें मत करो अशर, वो अभी तक मेरे लिए नामहरम है, इसलिए इस तरह उसका बार बार नाम मेरे सामने मत जोड़ो। वापस लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खोलते हुए नागवारी से बोले। मुझे यकीन है नगीन तुम्हारी ज़िंदगी में पहली सभ्यता और खुद साख्ता खला को दूर कर देगी। अशर फिर भी बाज नहीं आया। वो अपनी यहाँ के जा रहा था। अल्तमश ने खशमीगी निगाहों से उसे घूरा, लेकिन परवाह किसे की थी? लाला, सोच समझ कर फैसला करना, अशर ने इल्तिजाई लहजे में कहा। बाज़-औक़ात इंसान की ज़िंदगी में वो खला आ जाता है जिसे पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। चीज़ें तो चीज़ों का मुतबादिल हो सकती है, लेकिन इंसान इंसानों का मुतबादिल नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान हस्साम का मुतबादिल नहीं हो सकता। अब बैठो गाड़ी में। चिताती निगाहों से अशर को घूरते हुए गाड़ी में बैठ गए, और अशर नफ़ी में सिर हिलाते हुए ऐलान कर दिया कि अल्तमश नामी मखलूक कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। और तुम कल तक उस लड़की के खैर ख्वाह थे, आज तुम्हें नगीन की हमदर्दी हो रही है। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इस सब में मत उलझो, क्योंकि मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। उनका अंदाज़ और आवाज़ बेहद सख्त और धमकी अमेज़ थी, गोया वो नहीं चाहते थे कि अशर की दिल आज़ारी हो। लेकिन दर हकीकत उनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर यूँ बहस करे। अशर उन्हें बेहद अजीज़ थे, पर हर कदम पर उनके साथ रहा था,
लेकिन फिर भी ये बात अल्तमश के लिए बर्दाश्त से बाहर थी कि उनकी ज़िंदगी के निजी मसाइल पर यूँ तबसरा किया जाए। क्या कर रही हो लड़की, और अम्मा भी कहाँ है? अशर ने उसे मुखातिब किया जो लॉन में निखरते खूबसूरत पौधों की सहर में जकड़ी थी। अम्मा भी थोड़ी देर पहले अपनी आरामगाह में तशरीफ़ ले गई हैं, मखसूस और नरम धीमे लहजे में जवाबी कार्रवाई की गई। ओह अच्छा, लेकिन तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अशर ने जांचती निगाहों से उसे घूरा। मैं वापस जाना चाहती हूँ अशर लाला, वो संजीदगी से गोया हुई। मतलब यकीनन कुछ हुआ है, वरना तुम कुछ दिन गाँव में रहने के लिए आई थी। ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस जाने की बात कर रही हो? अशर के दिमाग भग से उड़ा। कुछ देर पहले ही वो अल्तमश से बहस करके आया था और अब नगीन उसका दिमाग घुमाने के लिए जतन कर रही थी। बस मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे बेचैनी हो रही है अब। मैंने बाबा से रब्ता किया, वो भी आज शाम बैरून मुल्क से वापस लौट रहे हैं। आप कल मुझे सुबह छोड़िए आइएगा, और प्लीज़ अभी कोई सवाल मत कीजिएगा। वो मुल्तजी अंदाज में कहती अशर को हक्का बक्का छोड़कर हवेली के अंदर गायब हो गई। वो मर्दान खाने में गांव के लोगों के साथ महवे गुफ्तगू थे जब उनके सेलफोन पर अम्मा बी की कॉल मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बी, मखसूस गंभीर आवाज़ अम्मा बी के समातों में उभरी। अल्तमश, क्या आप आधे घंटे में हवेली पहुंच सकते हैं? दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अम्मा बी का शफीक लहजा उनके कानों में गूंजा। ठीक है अम्मा बी, मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ आपके पास, फिर तफसील से मुलाकात करेंगे, उन्होंने धीमे लहजे में कहा, और अम्मा बी ने अल्लाह हाफिज़ करके राब्ता मुंतका कर दिया। नगीन साहिबा, हमने खाना बना दिया है, आप कहे तो खाना ले आऊँ? दरमियानी उम्र की खातून उनके पास आकर मखसूस लबो लहजे में बोली। फ़िलहाल मुझे भूख नहीं, जब भूख लगेगी तो खुद खा लूँगी, आप जाकर कोई और काम निपटा लें। खुश इखलाक लहजे में कहती किताब बंद करेगी। यहाँ कर भी वो 1 आध घंटा पढ़ाई ज़रूर कर लेती थी। मुलाजमत सादतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर उसके कमरे से चली गई। बेबी आपकी चाय। सदफ ने उसके सामने चाय रख दी और खुद भी उसके बराबर बैठ गई। तुम मेरी खिदमतें यूँ नहीं क्या करो, मेरी हैसियत भी तुम्हारी जितनी इस हवेली में है। वो भाप उड़ाते वक्त को उठाकर सजाइया लहजे में बोली। बेबी जी सब वक्त ही, मुझे यकीन है वक्त का पासा एक दिन ज़रूर पलटेगा। हाय मैं मर गई, दूध चढ़ा कर आई थी, वो तो सारा गिर गया होगा। अचानक सदफ सर पीटते अपनी जगह से उठ खड़ी और किचन की तरफ भागी। वो अब भी गैर दिमागी से बैठी हुई थी जब किसी का वजूद उनके शाने से टकराया। मग पे उसकी गिरफ्त ढीली थी, इसलिए भाप उड़ाती चाय उसके नाजुक गंदमी पाँव पर गिर गई। उसकी दिलखराश चीख हवेली के लॉन में गूंजी। तकलीफ थी कि बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी और जिसकी वजह से वो बुरी तरह झलस गई थी। वो लापरवाही से उसके सुर्ख होते पाँव और गर्म स्याल बहाती आंखों में बेतासुर निगाहों से घूर रहा था। अम्मा जी, उसकी सिसकी अल्तमश के बढ़ते कदमों पर बेड़ियां लगा चुकी थी, ना चाहते हुए भी वापस पलटे और ऐन उसके सामने ज़मीन पर बैठकर नादिया का पाँव नरमी से थामकर उसका मुआयना करने लगे। नादिया के आंसू थम गए थे, लड़ता वजूद ऐसे साकित और जामिद हो गया था जैसे कभी उसके वजूद में जंबश तक ना हो। मेरे ख्याल है ज़्यादा जल गया पाँव, इसलिए भी ज़्यादा जलन हो रही। चलो अब उठो यहाँ से, जब तक मैं कोई डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। ये तो कोई और इंसान था, इतना नरम और धीमा लहजा। नादिया ने उनका ये अंदाज़ देखा तो उसका दिल कट कर रह गया। आंखों में आंसुओं की रवानी में मुतवातिर इजाफा हुआ और अल्तमश कटक हैरानगी से उसकी सिमत देखने लगे। हाथ थाम लो मेरा, फिर तुम्हारे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। नामहसूस अंदाज में नादिया के शाने पर दबाव डालकर नरमी से बोले। मुझे अब लड़खड़ा कर चलने की आदत नहीं रही। मैं दुनिया के सर्द गर्म मौसम को झेलना सीख गई हूँ। गदमी चेहरे पर तमस्कराई मुस्कुराहट नमूदार हुई। अल्तमश ने कंधे उचकाकर उसका हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन ये क्या, वो तो उसका हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार ना थी। जिद मत करो और चलो अंदर। इस अब के बाद उनकी आवाज़ खासी ऊँची हो गई। लहजों और रवैयों पर गौर करने वाले वहशतों के राही ही बनते हैं। इस दौर में हंसी खुशी रहने के लिए बेहसी की चादर ओढ़ना पड़ती है और हर एक से ओढ़ी भी नहीं जाती। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ सुनकर अल्तमश ने भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डाली जो बिल्कुल सपाट था। लेकिन अब वो अल्तमश का हाथ थामे छोटे छोटे कदम उठाती हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में डॉक्टर भी बड़ी हवेली पहुंच गया था। अल्तमश के कमरे के वस्त में खड़े थे। उनकी निगाहें डॉक्टर के चेहरे पर मरकूज थी, लेकिन नादिया की सयाब निगाहें तो उसके सभी चेहरे पर जम चुकी थी। वो उनकी सैर अंगेज़ और वजीह शख्सियत में खोने लगी, मसमराइज हो गई थी। लाला जी, परेशानी वाली बात नहीं, चंद दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगी, मैं भी चलता हूँ। डॉक्टर ने लाला जी के सामने धीमे लहजे में कहा और वापस चले गए। और तुम ज़्यादा हिटलर की जानिशीन बनने से ग्रेज करना और कुछ दिन खुद को और इस गज भर लंबी ज़ुबान को भी सुकून दो। सारा दिन फजूल बातों में उलझी रहोगी तो यही हाल होगा। न जाने में क्यों इतने चिड़चिड़े हो रहे थे। खश्म की नज़रों से नादिया को घूरते हुए कमरे से बाहर चले गए। नादिया के दिल में खुशी की शादियाने बजने लगी। वो क्यों असीदगी से मुस्कुरा रही थी।
महज इस बात को लेकर कि अल्तमश उसके लिए फिक्रमंद थे। हालांकि अल्तमश के दिल में तो असली खिदमत खलक का दुख सुख बांटने का जज्बा मौजूद था, और इसी जज्बे की हद तो उन्होंने नादिया पर नजर करम कर दी थी, पर वो छुरी लड़की खुशफहम होने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वो जानते थे कि वो काफ़ी ताख़ीर से अम्मा बी के पास पहुँचेंगे, इसलिए उनके चेहरे पर हल्की सी नदामत भी रख थी। लेकिन अम्मा बी का चेहरा तो हमेशा की तरह अल्तमश को देखकर खिल उठा। एक सरशारी की कैफियत अम्मा बी के चेहरे पर थी। वो अल्तमश के सर पर हाथ फेरने के बाद मुलाजमत से गोया हुई और अल्तमश के खाने पीने का बेहतरीन बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। मेरे बच्चे कल आपके मामा जान गाँव पहुँच रहे हैं। न जाने कि अम्मा बी इस कदर अलसत का मुजाहरा कर रही थी कि अल्तमश और रहीम की शादी को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान अल्तमश का मुँह चिढ़ा रहा था। अम्मा बी, आपसे मैं पहले भी कह चुका, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और सबसे अहम चीज़ नगीन की रजामंदी है। इस पर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगा। और आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? ना चाहते हुए भी उनका लहजा सर्द महर और सपाट हो गया। अम्मा बी को एहसास होने लगा कि शायद फ़िलहाल इस मामले पर अल्तमश को छेड़ना मुनासिब नहीं, इसलिए वो मौजू बदल गई। मेरे बच्चे, हमने शादी का जिक्र कब किया है? हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अपने मामा जान से मिल लें। मुझे भी खुशी होगी इनसे मिलकर, लेकिन फ़िलहाल इस मिलने मुलाने से मुराद ये नहीं होगी कि किसी ज़ोमाइनी ताल्लुक़ या वजह को एक साथ जोड़ा जाए। मुझे अभी वक्त चाहिए, फिर मैं किसी फैसले पर पहुंच सकूंगा। वो चाय का मग लबों से लगाते चिढ़कर बोले। अम्मा बी ने इस बात में सर लाया। तब तक मुलाजमा अल्तमश के सामने खाने के मुख्तलिफ लाजमात पेश कर चुकी थी। आज रात का डिनर आप हमारे साथ करेंगे। पहले भी आप हमें टाल गए थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। अम्मा बी का शफीक लहजा था, लेकिन आंखों में मसनूई तंबीह थी। अल्तमश ने सर को खम किया। अम्मा बी, बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। पर्पल कलर की नफीस प्लेन ड्रेस में मलबूस वो आमसे वली में भी मासूम और पुरवकार लग रही थी। अल्तमश की मौजूदगी से लाइन थी, इसलिए उसका रुख अम्मा बी की सिमत था। अम्मा बी ने जब उसके हाथ से सेलफोन लिया और व्हीलचेयर धकेलती लाउंज से निकल गई, तब नगीन की निगाह अल्तमश खटक पर पड़ी। करफ शुदा ऑफ वाइट शलवार कमीज जेबतन किए सुनमई रंग की चादर कंधों पर फैलाए वो मगरूर और कठोर शहजादा अपनी पूरी शान शौकत के साथ उसके सामने मौजूद था। उसकी आंखों में लाख जतन करने के बाद भी मखसूस मोहब्बत की चमक थी, तो दूसरे की आंखों में उलझन, लापरवाही और सैद मोहरी का अंसर नुमाया था। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह पहल अल्तमश की तरफ से की गई, क्योंकि नगीन तो इस हालत में नहीं थी कि अपने लबों पर पड़े चुप के ताले को खोल सके। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? चंद लम्हे लगे तो उसे अपने जोन में जाने के लिए, और फिर वो पुरअतमाद अंदाज में अल्तमश के सामने खड़ी उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? कॉफ़ी का मग थामे वो लापरवाह और खूबसूरत बादशाह अपनी नशीस से उठ खड़ा हुआ। यकीनन ये करम नवाजी नगीन के एहतराम में की गई थी। मैं भी ठीक। आपकी बीवी कैसी है? ये सवाल पूछकर नगीन का दिल भर को बंद हुआ। उसकी आंखों में गोया किसी ने सुर्ख मिर्चों का पाउडर झोंक दिया हो। शायद इसी पाउडर का असर था कि उसकी आंखों में गैर मामूली नमी लगने लगी, लेकिन नगीन ने घनी पल के साया फिगन कर दी। वो खूबसूरत थी, वो हकीकत में एक परी पेकर का रूप थी। अल्तमश ज़्यादा देर उसके चेहरे पर रकम तहरीक को पढ़ने का हौसला नहीं रखते थे, इसलिए नजरें चुरा गए, और उनके इस तरह निगाहों का जाविया बदलने पर नगीन फीकी सी हंसी हंसती, जैसे वो अल्तमश की लातालगी को देखकर जिंदा होने के बावजूद ज़मीन में धंस गई हो। उसका सांस उखड़ने लगा। अपने हाथों को मसलती उसने कड़क अंदाज में कहा, आप बैठे, मैं शरलारा को भेजती हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद की आवाज़ भीग गई। फ़िलहाल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, बैठ जाएं। अल्तमश ने सामने रखे सोफे की सिमत नगीन को इशारा किया। वो खुद भी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। क्या बात करनी है आपको? जल्दी अपनी बात करें ताकि मैं यहाँ से ओझल हो सकूँ। नगीन ने बाकायदा उनकी शहद रंग आंखों में देखकर चुपते लहजे में कहा। नगीन, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी अवलीन तरजीह आपकी खुशी है, इसीलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी के फैसले के आगे झुकने की। बगैर किसी खौफ और घबराहट के आप अपना फ़ैसला सुना सकती हैं। उनका लहजा और आवाज़ बेहद नरम थी। शायद वो चाहकर भी नगीन के सामने खुश लहजे को खुश नहीं रख पाते थे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी सारे किसी पासवान की ज़रूरत नहीं। उसकी आंखें भर आ गई। लेकिन शादी तो आपको करनी पड़ेगी नगीन। पूरी ज़िंदगी तनहा बसर नहीं हो सकती, और आप जैसी लड़की अगर किसी की हमसफ़र बन जाए तो यकीनन वो आदमी आइडियल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो बता दें, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। नगीन की निगाहें बेसाख्ता अल्तमश की सिमत उठी। क्या कुछ नहीं था उसकी दिलकश निगाहों में? गम, गुस्सा, शिकवा, शिकस्त और तमस्खराई मुस्कुराहट। आप क्या जाने अल्तमश साहब, जब ख्वाब टूटते हैं तो दिल टूट जाता है, जज्बे मरने लगते हैं, रूह वीरान हो जाती है। ऐसे में बाहर भी खिज़ा दिखाई देती है, रंग में कोई कशिश महसूस नहीं होती। हमें यूँ लगता है जैसे हम इस मुतहरिक दुनिया का बेकार जुज़ होकर रह गए हैं। अब जैसे कभी ना हंसेंगे, ना ही दिल में खुशियाँ पैदा हो सकेंगी।
और आप कितनी आसानी से मेरे नाम के साथ किसी और का नाम जोड़कर खुद के अंदर पनपती नदामत पर पर्दा डाल देना चाहते हैं। ये सब उसने दिल में सोचा और इतने लम्हे वो एकधक उसके झुके सर को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था पहली बार वो किसी के सामने मुलजिम बने खड़े हों। कितनी बेताबी और बेचैनी थी उनकी सपाट रौब आंखों में नगीन का जवाब सुनने की। मैं आपको मुस्तरद करती हूँ। नगीन अल्तमश खटक को रद्द करती है। आज से आप मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आप मेरे लिए गैर और खटक कबीले की लड़कियाँ किसी गैर मर्द के सामने अपनी निजी ज़िंदगी को डिस्कस नहीं करती। आप यहाँ आए थे अम्मा बी से मिले, तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम सर अंजाम दें। बमुश्किल उसने खुद को कंपोज किया और बेरुखी से बोली। अल्तमश की आंखें और चेहरा बेतासुर था। कोई भी ऐसी चीज़ उनकी वजह से नहीं छलक रही थी जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि नगीन के तेज़ और तंज जुमले किस कदर उन्हें अपनी निगाहों में गिरा चुके थे। और हाँ, आखिरी बात, इस दुनिया का हर जीरो अपने अपने हिस्से की दुख और खुशियाँ लिखवा कर लाया है। खुशियों को पाकर तो सभी खुश हो लेते हैं, दुखों पर सब्र करना असल हकीकत है। आप भी उस लड़की को कसूरवार तस्वर करना बंद करें। नादिया जैसी कितनी ही बेकसूर लड़कियाँ इन फरसुदा बेमकसद और नाम निहाद रस्म व रिवाज की भेंट चढ़ती हैं। आखिर औरतें क्यों हर रिश्ते में, हर ताल्लुक में कुर्बानी दें, मर्द क्यों नहीं? आप उसके भाई को मार देते, आज नहीं तो कल आप उसको ढूंढ ही लेते। इतना आपका असर शौक है, लेकिन आपकी आंखों में अभी भी इंतकाम की पट्टी है। वक्त अभी भी नहीं गुजरा। खुद को तब्दील करें और औरत की इज्जत करना सीखें। कल को आपके हाथों में भी बेटी होगी। वो उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी, लेकिन हाथों की बुझी हुई मुट्ठियाँ अल्तमश को ये बावर कराने के लिए काफ़ी थी कि वो एक मासूम इंसान को तोड़ चुके हैं। उन्हें लगा वो नगीन को जिंदा ही कब्र में दरगोर कर चुके हैं। नगीन के लहजे में छुपा करब, शिकस्त, खुर्दा, मोहब्बत और ज़िंदगी हार जाने का गम था। बहुत कुछ कहना चाहते थे वो, हालांकि उनका कोई कसूर भी ना था। नगीन की मोहब्बत एक तरफा थी। अल्तमश ने कभी उनकी मोहब्बत की पुष्टपना ही नहीं की और ना ही अपनी 32 साल ज़िंदगी में उन्होंने नगीन को ये अंदिया दिया था कि वो भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, क्योंकि उन्हें शुरू से यकीन था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। नगीन का कांपता वजूद उनकी आंखों के सामने मंडला रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, सफाई देना चाहते थे, अपने हक में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था जब इंसान अपने वक्त खो दे तो उसके लिए बेहतरीन पना खामोशी है। अल्तमश ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सके तो वापस बड़ी हवेली रवाना हुए। नगीन, अल्तमश कहाँ है? अम्मा भी व्हीलचेयर धकेलते लॉन्च में दाखिल हुई तो अल्तमश की गैर मौजूदगी पर ठिठक गई। अम्मा भी उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम था तो वो चले गए। नगीन उनके हाथ से सेलफोन लेते आंखें चुराते हुए बोली, लेकिन वो तो इतनी जल्दी वापस जाने का इरादा नहीं रखते थे, फिर क्यों चले गए? क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा कह दिया उन्हें? अम्मा भी ने नगीन को घूरा। मैं क्यों कहूँगी उन्हें कुछ? मैं तो बस आपके इंतज़ार में खड़ी थी। और बाबा जान ने क्या कहा? कब आ रहे हैं वो? सेलफोन की स्क्रीन पर कांच जैसी नज़रें मरकूज थी, लेकिन वो मुखातिब अम्मा भी से थी। कह रहे थे कल शाम तक गाँव पहुँच जाएंगे और तुम जाओ, जाकर आराम करो, शब बखैर। अम्मा भी ने खोए खोए अंदाज में कहा और खुद